धड़कनों के पीछे कोई बात होती है, किसी के धड़कनों के पीछे कोई बात होती है, हर दर्द के पीछे कोई याद होती है। आपको पता हो या ना हो, आपको पता हो या ना हो, आपकी हंसी के पीछे हमारी फरियाद होती है। वक्त निकाल कर मुस्कुराते रहो, मौका ढूंढो और खिलखिलाते रहो। मैं मीनल रेडियो मेरी आवाज से कुछ ऐसे ही हास्य के मौके लेकर आई हूँ। आज हम अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, जॉनी लीवर जैसे जाने माने कलाकारों से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका परिचय आपसे करा दूं। ये एक एक्टर, कॉमेडियन एवं मिमिक्री आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कई जाने माने सितारों की आवाज़ों से लोगों को हंसाया है। ये लाफ्टर क्लब के जाने माने कॉमेडियन हैं। इन्होंने कई फिल्मों में भी अपने हुनर का जलवा दिखाया है। तो बिना देरी करे खोलते हैं हंसी का पिटारा और मिलते हैं रियाज इंडियन जी से। जी नमस्कार, आदाब, सलाम नमस्ते वालेकुम। नमस्ते रियाज इंडियन जी, रेडियो मेरी आवाज पर आपका तहे दिल से स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे भी आप सबको भी आपको रेडियो मेरी आवाज की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई कि आज हमारी मुलाकात हो गई। जी आप हमें बिल्कुल, सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, हम भी बहुत इंतजार कर रहे थे आपसे मिलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी अब हम हमारे आप कार्यक्रम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल बढ़िया, एकदम बढ़िया। आपसे मिलने के बाद तो और बढ़िया। जी शुक्रिया। जी जी अब हम काफी दिनों हमारे से कोशिश चल रही थी। जी जी अब हम हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए रियाज जी, हम कुछ आपसे प्रश्न पूछना चाहेंगे जो कि हमारे श्रोता भी उसका जवाब जानना चाहते हैं। इजाजत है। आप सन 2000 से लाफ्टर क्लब से जुड़े हैं। आप अपने 21 साल के इस सफर को एज ए कॉमेडियन कैसे देखते हैं? लेकिन इसका जवाब आपको आपकी आवाज में नहीं, अमिताभ जी की आवाज में देना होगा। अब मैं अपने आप को इसमें बहुत उतार चढ़ाव है कि हमने कभी हार नहीं मानी है, क्योंकि मुसीबतें जो है वो इंसान को और मजबूत करती है। हमारी जिंदगी में मुसीबतें बहुत आई, बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन हमने कभी हिम्मत नहीं हारा और हम आगे चलते गए और आपका आशीर्वाद तो और आगे पहुंच जाएंगे, समझ गया? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा रियाज जी, ये बताइए, टीवी पर आने का पहला ब्रेक आपको कैसे मिला? टीवी पे आने का पहला ब्रेक जी तो पहला आधा ब्रेक तो यही होता है कि इंसान अपने आप को टीवी पे देखने की ख्वाहिश जिस दिन शुरुआत करता है, जी आधा ब्रेक तो समझ लीजिए उस दिन उसको मिल जाता है। बराबर, ठीक है, बिल्कुल जब तक हमारी इच्छा नहीं होगी, जब तक हम चाहेंगे नहीं, तब तक टीवी पे कहाँ से आ सकते, है ना? बिल्कुल सही बात है। लेकिन का सवाल है कि पहला ब्रेक कहाँ से मिला। जी तो पहला ब्रेक मुंबई के एक मेरा ऑफिस हुआ करता था। 2000 में एक ऑफिस हुआ करता थे। चलते चलते मैं जा रहा था रास्ते पे, तो मैंने देखा एक लड़का डायलॉग बोल रहा है और वहाँ एक लेडीज कैमरा लेकर उसकी शूटिंग कर रहे थे। तो मैंने अचानक देखा कि मैं ऑफिस ऑफिस धक्के खाटता हूँ, कहाँ कहाँ जाता हूँ, कुछ होता नहीं है, आखिर ये क्या कर रहा है। तो मैंने देखा तो एक लड़का डायलॉग बोल रहा था राजकुमार साहब की आवाज में। नाम के लिए राजकुमार की आवाज थी, लेकिन आवाज उसकी खुद की थी। जानी ये चाकू है, हाथ में लग जाए तो खून निकल आता है। तो जी इस डायलॉग पर मुझे हंसी आई। मैंने सोचा यार, मैं इतना अच्छा करता हूँ, बिल्कुल मुझे कोई ब्रेक नहीं देता, और ये बंदा तो कुछ आता ही नहीं और इसको कैसे ब्रेक मिल गया। बिल्कुल। तो मैं अपना काम सारा भूल गया और भूल के वहीं खड़ा रह गया। मैंने सोचा बीच में डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं होगा, तो सही। लाओ ये सीन जैसे खत्म होगा, मैं जाकर डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मिल लूंगा। जी तो जैसे वो सीन खत्म हुआ और मैं एक लेडी थी डॉक्टर, उसके पास डॉक्टर डायरेक्टर थी, तो उनके जी पास गया। मैं बोला मैम मैं आर्टिस्ट हूँ, अभी ये जो डायलॉग बोल रहा था लड़का, मैं भी बोल सकता हूँ। तो उस महिला ने मुझे पैर से लेकर सर तक 3 बार राउंड मारा, देखा मुझे, बोले अच्छा आर्टिस्ट हो,
जी मैडम, मैं आर्टिस्ट हूँ। अच्छा, मैं जो एनर्जी वाला था वो आउट डाउन होके बोला कि बेचारा समझ के ही काम दे दे। काम दे दे, बिल्कुल तो सही है। हाँ, उसके दिल में कोई हमदर्दी आ जाए, ऐसा मैं और गरीब बन गया। हाँ, तो उन्होंने कहा क्या करते हो? मैं बोला हम एक्टिंग करते हैं और मिमिक्री करते हैं, जैसे वो लड़का अभी कर रहा था मैं भी कर सकता हूँ। तो जी, उसने बोला अच्छा, तुम भी आवाजें निकाल सकते हो? मैं बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, निकाल सकते हैं। तो उनको लगा कि चलो टाइम पास करते हैं 2 मिनट, ये बेवकूफ आदमी है, इसके जो भी करते हैं टाइम पास करते हैं। तो जी, उन्होंने कहा किसकी आवाजें निकाल सकते हो, किसी की निकाल सकते हो? तो मैंने बोला हाँ निकाल सकते हो। बोले निकाल के बताओ। जी, तो मैंने कहा किसकी आवाज? इस पे वो हैरान हो गई। बोले किसकी आवाज मतलब ढेर सारी आवाजें आती। मैं बोला आती तो बहुत सारी है, आपको किसकी सुनाऊं? तो उन्होंने कहा कोई एक एक डायलॉग सुना दो, किसी का भी सुना। तो मैंने मन में सोचा ये बहुत सही जगह है, बेशरम बन के आपको जो आता है सुना दो। बिल्कुल हुआ अपना तो पूरा हुआ, टैलेंट दिखा दो इन्हीं को। ये मौका है जी, कि शायद हो जाए। हालांकि मुझे भी मजाक ही लग रहा था, मुझे मालूम था मुझे ले गए नहीं, टाइम पास कर रही है। जी, तो मैंने बोला मैम आवाजें तो बहुत सुट करता हूँ मैं, लेकिन नाना पाटेकर की आवाज आपको सुनाता हूँ। तो नाना पाटेकर की एक फिल्म आई थी क्रांति, क्रांतिवीर। यशवंत। तो अच्छा, हाँ यशवंत, तो उस फिल्म का गाना था जो नाना पाटेकर साहब ने गाया था। अब आप सोचिए नाना पाटेकर साहब अगर गाना गाएंगे तो भी डायलॉग की तरह सुनाई देता है। बिल्कुल। तो मैंने बोला मैम सुनिए, नाना पाटेकर की आवाज सुनाता हूँ। तो नाना पाटेकर का एक डायलॉग सुना है, कौन सा आप सुनिए बताता हूँ। जी, बिल्कुल। अच्छा, अच्छा, ऊंची दुकान फीका पकवान सो मैं इसी बेमन फिर भी मेरा देश महान। क्या करे साला, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। हमारे चुने हुए कुत्ते हम ही को काटते हैं, हमारे सिर की बोटी आपस में बांटते हैं। इनके सामने बात करूं का हमारा जमीर कांपता है, कल पैदा बच्चा सांस लेने को आता है। क्या करे साला, वक्त है किसके पास, क्योंकि एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। गिरो सुनो गिरो, गिरो सालो गिरो, लेकिन ऐसे जैसे आसमान से पर्वत की ऊंचाई से झरना गिरता है। हाँ, ऊंचाई से गिरकर भी सुंदरता को नष्ट नहीं होने देता, लेकिन क्या करे साला, वक्त है किसके पास, क्योंकि एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। बीच में लेडी ने कहा बस बस बस। क्या बात है, क्या तो बात वो है। जी शुक्रिया, हाँ तालियां बजा सकते हैं आप, कलाकारों को तो हमेशा अच्छा लगता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो अब आप सोचिए, मैंने तो अपना मतलब मैंने आपको थोड़ा एग्जांपल सुनाया मैंने, और लंबा डायलॉग बोला था। तो जो हाई पॉइंट होटल के साइड में जो लोग नाश्ता कर रहे थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे, हाँ तो जी, उन लोगों ने तालियां बजाई मेरी आवाज पे। बिल्कुल। फिर ये जो मैडम थी उन्होंने कहा आप अपना नंबर दीजिए, सैटरडे या संडे को शूटिंग होगा, चैनल बी का ऑफिस पता है आपको? हाँ, मुझे नहीं पता था, फिर भी हाँ पता है। तो बोले अगर शूटिंग के लिए बुलाऊंगे तो सैटरडे या संडे होगा, ठीक है? बोला जी, हाँ ठीक है। उन्होंने नंबर लिया, चले गए। तो मैंने सोचा यार नंबर तो बहुत से लोग लेते हैं, बहुत से लोगों को दिया है मैंने, मुझे नहीं लगता बुलाएंगे। आप यकीन मानिए, दुनिया में कहाँ कहाँ सीरियसली जाके ऑडिशन देता रहा, एक्टिंग कर करके पागल हो गया, कहाँ कहाँ मतलब कहीं कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता था। लेकिन ये रास्ते पे जो मजाक मजाक में मैंने एक नाना की आवाज सुना दी, उस लेडी का फोन मुझे सैटरडे को आ क्या बात है। गया। और लेडी ये नहीं पूछ, डायरेक्ट बोल रही सर आप कल खाली है क्या सर, संडे को शूटिंग करना है। मैंने कहा संडे को शूटिंग करना है, किसकी? सर आपकी शूटिंग करना है। बोला मुझे यकीन नहीं हो रहा है मैडम, आप बिल्कुल, वही बोल रहे हैं ना जो हाई पॉइंट पे मिले थे? बोले हाँ, जी मैं वही बोल रही हूँ, यकीन करिए। आप संडे को फ्री है या नहीं? मैंने बोला मैम संडे क्या, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सारे फ्री हूँ, फ्री हूँ मैं। आप खाली बुलाइए। बिल्कुल। तो तो मजे की बात है कि मैंने इतना खुश था आपको बयान नहीं कर सकता, क्योंकि हाँ, ये इसमें मैंने मेहनत नहीं की थी, मजाक मजाक में आवाजें सुनी, उन्होंने बुला लिया और उन्होंने चैनल बी का ऑफिस में बुलाया। चैनल बी का ऑफिस मुंबई के खार वेस्ट में था। जी, तो मैं वहां गया सुबह 9 बजे, लोगों से मिला, मुझे बुलाया, बिठाया, पानी पिलाया, नाश्ता कराया। सीधा बोल मुझे डायरेक्ट बोले सर आपको धर्मेंद्र जी का कर लेंगे? मैं बोला कर लूंगा।
आप राजकुमार की कर लेंगे? मैंने बोला कर लूंगा। बोले मिथुन की कर लेंगे? मैंने बोला कर लूंगा। और बोले सनी देओल का? मैम कर लूंगा, आप बस बोलो कर लूंगा। बताओ किसका करना है बस। अब आप भाई इससे पहले आपका मूड चेंज हो जाए जल्दी बताइए, मैं कर लूंगा। तो बिल्कुल। उन्होंने कहा फिलहाल आप धर्म जी का करिए। बोले हाँ। ठीक है कर लेते हैं। अच्छा धर्म जी का करते हैं, लेकिन अभी क्या करने वाले मुझे कुछ आइडिया नहीं, शूटिंग कैसे होती ये नहीं पता मुझे। तो उन्होंने धर्म जी का जैकेट पहनाया, मेकअप पहली बार कर रहा था, बड़ी खुशी हो रही थी अंदर से, मजा आ रहा था। मतलब आपको क्या बताएं कि सपना सा लग रहा था। जो मतलब कई सालों जो धक्के खाए, जो उसका यकीन हो गया था, लेकिन ये सच जो था ये इसका यकीन ही नहीं हो रहा। नहीं हो पा रहा मेकअप था। जी, तो नाश्ता किया। अब शूटिंग शुरू हुआ मैम, सुबह 9 टू शाम को रात को 9 बजे तक का पूरा दिन शूटिंग हुआ। बहुत सारे काम किए हमने। तो जी। चैनल बी को पहला दिन शूट किया, प्रोग्राम का नाम था बीपीएल ओए। ओके। फिर लगातार मैं उनके साथ जुड़ गया। जी। फिर उस सीरियल में हर एपिसोड में गानों का प्रोग्राम था, तो बीच में डायलॉग के लिए मैं ही जाता था। क्या बात है, ये तो तो हमें, मजा हाँ, ये तो हमें आज पता चला है आपसे। शायद हमारे श्रोता भी नहीं जानते होंगे, श्रोताओं को भी आज ही पता चलेगा इस चीज के बारे में। एक्चुअली क्या होता है मैम कि जिस चीज के लिए इंसान बहुत मेहनत करके कहीं भागता रहता है, कभी कभी जहाँ हम जाते हैं वो जगह सही नहीं होती, कभी गलत रास्ते पे चलते हैं, तो हमारा समय वेस्ट होता है और रास्ते मंजिल पे पहुंच नहीं पाते। तो इसलिए उस दिन मैंने सोचा कभी किसी काम को मजाक में नहीं लेना चाहिए। कोई भी काम दे सकता है, कहीं से भी काम मिल सकता है, लेकिन कहीं मौका मिले तो उसे आप सीरियसली ले लो। बिल्कुल बिल्कुल। जो आपको काम दे रहा है यही खुदा और भगवान है, क्योंकि ये अगर काम देगा तो आपके घर वाले भी सम्मान देंगे और दोस्त यार भी सम्मान देंगे। ये बात तो बिल्कुल सही बताई आपने। तो इस तरह से मेरी शुरुआत हुई। चैनल भी पहला मेरा सीरियल शुरू हुई जिसका नाम बीपीएल ओएस था। क्या बात है, ये भी हमें आज ही पता चला है, बिल्कुल आप ही से। अच्छा रियाज जी, ये बताइए, एहसान कुरैशी और सुनील पाल के साथ आपने बहुत काम किया है, इस दोस्ती के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि मैंने आपको उनके साथ कई फिल्मों में भी देखा है, और जैसे आप लोग काफी अच्छे दोस्त हैं, तो उस चीज के बारे में कुछ बताएं। जी, अच्छा सवाल किया आपने, बिल्कुल सही बात है। लेकिन फिल्में हमने ज्यादातर किया है सुनील पाल के साथ जी। उनके बैनर में जो भी फिल्में बनती है तो हम परमानेंट रहते हैं। जिस तरह उसमें रियाज जी पक्का होते ही होते हैं। हाँ, सुनील पाल जी कोई फिल्म बना रहे हैं, हाँ। छोटी फिल्म हो बड़ी फिल्म हो, तो मेरा होना उसमें फिक्स रहता है। जिस तरह सुभाष घई के सारी फिल्मों में जेकी श्रॉफ फिक्स रहते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत ही प्यारे इंसान है, बहुत ही टैलेंटेड इंसान है। सुनील पाल जी के बारे में क्या कहें, बहुत गुणी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे। और सबसे मेरी खुशनसीबी कि हमने अपने जीवन में सबसे ज्यादा समय उनके साथ बिताया है। वो करीब 95 में आए थे मुंबई। ओके। और आपको जान के हैरानी होगी कि सुनील पाल जी का पहला दोस्त मैं ही हूँ मुंबई में। क्या बात है। तो आज मेरी दोस्ती को करीब हो गया है 25 साल हो गए। क्या बात है। सोचिए 25 सालों में इस शादी के बाद वाइफ कंटाल जाती है और मैं अभी तक झेल रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है। जी हाँ, तो खैर और उतार चढ़ाव देखिए, मोहब्बत जहाँ होता है वहाँ तू मैं भी होती है। ये बात तो है। तो तू मैं से ही पता चलता है कि यहाँ मोहब्बत है, क्योंकि जो अपना होता है उसी से इंसान झगड़ा करता है, गुस्सा करता है, गैरों से क्या लेना देना। बिल्कुल सही बात है ये तो। और जी, और एहसान जी के बारे में मैं क्या कहूँ। एहसान जी जब लाफ्टर फर्स्ट जब आया, ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, तो उसके बाद से हमारी दोस्ती हुई। उनकी मतलब दोस्ती क्या, बड़े भाई जैसे हैं। मुंबई में वो ऐसा परिवार है, मतलब उनसे मिलो या उनके फैमिली से किसी से मिलो तो मुझे ये महसूस ही नहीं होता कि ये हमारे नहीं। इतना अपनापन है, इतना लगाव है। उनसे मेरा घरेलू संबंध है। अगर मुझे रात को 4 बजे अगर उनसे मिलने जाना है,
एहसान कुरैशी जिससे अगर रात को 4 बजे भी मिलने जाना है तो मुझे अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट। ये उनका बहुत बड़ा बड़प्पन है जो मुझे इतना प्यार करते हैं। सबसे ज्यादा शो मैंने उनके साथ किया है और करता हूँ, वो हमेशा मुझे याद करते हैं। बहुत प्यारे इंसान है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, एहसान जी के बारे में आपने जो अभी हमें बताया कि आपकी उनसे पहली मुलाकात लाफ्टर चैलेंज में हुई थी। इनफैक्ट हम सभी का यही मानना है कि आपको फर्स्ट ब्रेक लाफ्टर चैलेंज में ही मिला, जबकि आपने जो अभी चैनल वी का बताया वो तो हमारे श्रोताओं को अब पता चला है, नहीं तो हमारे हिसाब से तो आपको लाफ्टर चैलेंज में ही फर्स्ट चांस मिला है। एक्चुअली क्या है, लाफ्टर और लाफ्टर में बहुत सारे कॉमेडियन आए जी। एक्चुअली लाफ्टर फर्स्ट लाफ्टर चैलेंज जब आया तब मैं कहीं शो में टूर में था। अच्छा। तो लाफ्टर के एहसान जी लाफ्टर से पहले बॉम्बे में नहीं थे ना। अच्छा अच्छा। तो हाँ, तो लाफ्टर की शूटिंग के टाइम उनसे मुलाकात हुई, उसके बाद रिलेशन हमारे बने। तो बाद में हमने साथ में काफी शो किया, मतलब पूरा हिंदुस्तान घूम चुका हूँ उनके साथ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा रियाज जी, ये बताइए, आप काफी एक्टर्स की नेचुरल आवाज निकालते हैं, एक आवाज को पहली बार मिमिक करने के लिए कितना एफर्ट्स करना पड़ता है? कुछ सीक्रेट शेयर करें हमारे श्रोताओं के साथ कि ये इनबिल्ट है, कि ये अपने आप से आ जाती है या आपको कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ती है? ये जोक भी कर सकते हैं, अपने आप आ जाती है। देखो, सोए हुए को नहीं जगाती, बाजू से निकल जाती। ठीक है, तो अपने आप तो कोई चीज नहीं आती, लेकिन बड़ा ही मेहनत करना पड़ता है। और ये मिमिक्री तो ऐसी चीज है जो आप बार बार लिखो उससे कुछ नहीं होता। आप फिल्में बहुत मतलब जिस कैरेक्टर को आप पकड़ लो उसकी फिल्में बहुत बार देखनी पड़ती है। बिल्कुल। उसकी आवाज आए या ना आए, उसके डायलॉग बार बार रटना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये नहीं बता सकते कि कितने टाइम में पकड़ पाएंगे, लेकिन हाँ, आप एकदम पागल हो जाओगे उसकी चीजों को करते करते करते, कहीं ना कहीं आपको हल्का सा पकड़ में आएगा, तब आप इंटरेस्ट के साथ करेंगे तो आपको पकड़ में आ जाएगा तभी। लेकिन वो 1 दिन में भी हो सकता है, 15 दिन में भी हो सकता है, ये नहीं पता। कभी कभी 5 मिनट में भी पकड़ में आ जाता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा रियाज जी, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, हमारे श्रोता भी बहुत वेट कर रहे हैं, ताकि आप हमारे श्रोताओं के लिए जानी मानी हस्तियों से मिलने का वेट कर रहे हैं, तो आप जानी मानी हस्तियों की आवाज निकालें। अच्छा, आप चाहते अब मैं बुलाना चाहूंगी, अब मैं हमारे शो में बुलाना चाहूंगी इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी को। अच्छा, अमिताभ बच्चन जी को। जी। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूं अमिताभ बच्चन और आप देख रहे हैं रेडियो मेरी आवाज सुनो। तो भाई, जब भी हम यहाँ पर टीवी पे, ये हमारे लिए टीवी से कम नहीं है, ये हमारा जो चैनल है जो हम इस वक्त लाइव आ रहे हैं, और मैं अपने पूरे दर्शकों को से कहना चाहता हूँ कि मीना जी बहुत ही अच्छी हैं, इनके साथ बात करने में बहुत ही मजा आता है। आप भी इनके साथ बात कीजिए और इनके जरिए हमसे मिलिए और हमसे भी कुछ सवाल करिए, तो हम भी आपको जवाब देंगे। समझिए आप। विभा जी जो हमारी इनवाइटी है वो कह रही है बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, शुभकामनाएं दे रही हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी। विभा जी। अच्छा, अब हम सदाबहार एक्टर अशोक कुमार जी को हमारे प्रोग्राम में बुलाना चाहेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके प्रोग्राम, आप समझ गया, आपका मूड मेरे समझ में आ गया है, आप इस वक्त क्या चाह रहे हैं। तो अशोक कुमार जी अगर आपके प्रोग्राम में आके आएंगे तो क्या कहेंगे जी? अरे अरे मिंडल जी, अरे आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप आने वाले हो? मैंने समझा था आपका नाम लेकर कोई और आके बैठेगा, लेकिन मुझे आपके साथ बात करने में बहुत मजा आ रहा है। आप अपना ख्याल रखिए, जमाना बहुत खराब है, इंसान तो बहुत अच्छे हैं लेकिन कोरोना बहुत बुरा है। समझे? बिल्कुल, कोरोना सच में बहुत बुरा है। अरे कोरोना इतना बुरा मैं आपको बताऊं, इसके साइड इफेक्ट। हमारे घर के पड़ोस में डॉक्टर कोठारी है। हाँ जी। उनका नाम है डॉक्टर कोठारी जी जी। एक दिन मैंने देखा, सुबह सुबह एक महिला गई और डांट रही थी, मैं बैठा हुआ था, मैं डांट रही थी, बोले डॉक्टर साहब
तो डॉक्टर ने बोला क्या हुआ, ये बताइए आपने मेरी सिस्टर को कौन सी दवा खिला दी, कौन सी दवा दी है? बोले जो सुबह सुबह आते ही, जो पिछले 4 साल से मैं कह रही थी शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो, नहीं कर रही थी, आपके पास जब से गई कह रही मेरी शादी करा दो शादी करा दो शादी करा दो, कौन सी दवा दी है? दवा नहीं दी है, इस बार उसको राय दी है। बोले कैसी राय? यही कि अगर तूने 1 साल में शादी नहीं की तो बाराती 20 आ रहे हैं ना, 20 की जगह 5 ही मिलेंगे। बेचारी की मतलब अभी शादी करने बिल्कुल। क्या बात है। अब हम हमारे रेडियो मेरी आवाज पर बहुत ही कड़क आवाज के साथ राजकुमार साहब को बुलाना चाहेंगे। ये तो ठीक है जी। रणधीर सिंह, हम तुम्हें देखकर हैरान नहीं हुए और ना ही परेशान हुए, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो गोली भी हमारी होगी और वो बंदूक भी हमारी होगी। आज तो हमें रेडियो मेरी आवाज पर मिनल जी से बात करनी है, तुम्हें फिर कभी मारेंगे, समझे? बहुत बढ़िया। और एक लास्ट में, और मैं अंत में रेडियो मेरी आवाज पर जॉनी लीवर जी को बुलाना चाहती हूँ। बाबा, मेरे घर में मेरे छोटे छोटे बच्चे, उन बच्चों को छोड़ कर आए हो बाबा। रेडियो मेरी आवाज सुनो में मैंने सुना है मिनल जी आई है, कैसे रे बाबा? आपको देख के दिल भाग भाग हो गया। मिनल जी नमस्कार, नारियल पानी पियेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल पियेंगे। बहुत बढ़िया रियाज जी। थैंक यू। अच्छा रियाज जी, ये बताइए, आपने शो तो काफी किए हैं, आपकी जिंदगी में आपका कोई यादगार शो जो आप कभी चाहकर भी नहीं भूल सको, जो हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहें? जी हाँ, यादगार मतलब शोज तो हमने बहुत किया, और आपकी दुआओं से हिंदुस्तान का कोना कोना चप्पा चप्पा मतलब जा चुके हैं हर जगह। लेकिन काफी बड़े शो किए, काफी छोटे शो किए, लेकिन कुछ शो ऐसे हमारे जीवन में आए जो मैं कभी भुला ही नहीं। 1 मिनट रोकना चाहूंगी, आप जहां भी शो करेंगे वो शो छोटा हो ही नहीं सकता है। जी, ये तो आपका प्यार है, बड़प्पन है, बिल्कुल सही बात है। नहीं, ऊपर वाला ऐसा साथ दे देता है कि चमत्कार हो जाता है। वैसे ही चमत्कार मैं आपको बता रहा हूँ। आपने कहा ना यादगार शो, तो एक यादगार शो मैं आपको बताता हूँ, रायपुर में किया था मैंने। तो रायपुर का यादगार कैसे, अब आप सुनिए। हम कलाकार हैं जी, कलाकार को एडवांस में टोकन मिलता है जी, हम उन्हें डेट दे देते हैं। अब डेट दे दिया तो हमें किसी भी कंडीशन में वहां पहुंचना है, क्योंकि हमारे होर्डिंग लग चुके, वहां पोस्टर लग चुके, टिकटें बिक चुकी है, तो आप उनको कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते, है ना मिनल जी? जी, बिल्कुल सही बात है। आप सुन रहे हैं ना? हाँ जी, बिल्कुल। तो मतलब अभी आपने मुझे शो के लिए बुक किया, पेमेंट दे दिया, और मैं नहीं आता, तो ये पॉसिबल नहीं ना। जी बिल्कुल। तो एक बार ऐसी सिचुएशन आ चुकी थी। मेरा ऑर्गेनाइजर बार बार कह रहा था, रियाज इंडियन साहब टिकट तो लेके जाइए। मैं बोला टिकट कहाँ भागा जा रहा है, मैं ले लूंगा, आप चिंता मत करिए। क्योंकि मिनल जी, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं बुरी तरह से बुखार से पागल था, घर पे पड़ा हुआ था। 1 हफ्ते से मेरी दाढ़ी बढ़ गई थी, मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। बुखार आए, कुछ खाने की इच्छा ना हो। बिल्कुल। तो लेकिन अब शो के लिए मुझे जाना था जी। तो मैंने, तो अब क्या करें, तो लास्ट वाले दिन उसका फोन आया कि भाई साहब आप टिकट ले जा रहे हो या मैं पहुंचा दूं। अच्छा, ट्रेन का टिकट था। ये बात मैं कर रहा हूँ करीब काफी 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो उस बंदे के पास मैं गया टिकट लेने के लिए, ऑर्गेनाइजर के पास। तो मैंने बोला लाइए टिकट दीजिए। तो मुझे टिकट देते देते मेरा चेहोलिया देखकर डर रहा था। वो टिकट देते देते मेरे से सवाल कर रहा था, रियाज जी आप जा पाओगे, आपकी तबीयत खराब लग रही, पक्का श्योर आप जा सकोगे? बोले भाई आप टेंशन मत लो, टिकट दीजिए, मैं चला जाऊंगा। बिल्कुल। लेके तो मैं आ गया।
लेकिन मेरा ऑर्गेनाइजर डर के मारे घर पे, मुझे नहीं लगता वो रात को सो पाया होगा। अब आपको बताऊं, मैंने 4-5 पार्ले जी बिस्किट लिया जी और बैग में, क्योंकि मुझे पता था मुझे भूख लगेगी, लेकिन खाने की इच्छा नहीं होगी। नहीं है, बिल्कुल। अगर बहुत भूख लगी तो ट्रेन में क्या करूंगा, तो बिस्किट खाऊंगा। अब मैं मुंबई से रायपुर के लिए निकला। रायपुर स्टेशन पहुंचकर मैंने जब बाहर से फोन किया, जो मुझे लेने के लिए आया था, जिसका शो था, उसको फोन करो, भैया मैं आ चुका हूँ रियाज इंडियन। बोले बस 5 मिनट रुकिए, मैं गाड़ी लेकर पहुंच रहा हूँ। जी 5 मिनट, मैं वहां पर ये कंडीशन थी मिनल जी कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा। ओहो। और पीसीओ बूथ, उस जमाने में पीसीओ का बूथ का बहुत दौर चल रहा था। जी तो बिल्कुल पीसीओ बूथ के बाजू में ऐसा टेक लगाकर ऐसा मैं बैठ गया, मैं बोला आएगा तो उठ जाऊंगा। बिल्कुल। वो बंदा आकर पूरे एरिया में ढूंढ चुका, उसके बाद मुझे फोन कर रहा है, रियाज जी कहाँ है आप? जी तो मैं फोन उठा के बोलूं, भैया हम यही तो हैं। अरे पूरा स्टेशन छान मारा, नहीं दिख रहे हैं आप। भैया हम पीसीओ बूथ है बाहर, वहीं पे हैं। बोला पीसीओ बूथ भी देख चुका मैं, आप वहां नहीं हो। तो हाँ मैंने उसको फोन लगाए, देख लिया, मैंने आवाज दिया, भैया मैं हूँ। तो मेरी कंडीशन इतनी बुरी थी कि मुझे देखकर भी नहीं समझ रहा था ये सेलिब्रिटी है जिन्हें मैं लेने आया हूँ। जी जी तो उन्होंने मुझे लिया, गाड़ी में बिठाया, और जब होटल में जाकर रुके, लेकिन मैं अंदर से अभी भी डरा हुआ था, क्या होगा पता नहीं। अब ये एक मॉल के अंदर शो था, मॉल के अंदर वहां पर बहुत सारे और भी कलाकार थे। तो मेरी एंट्री से 10 मिनट पहले इन्होंने कहा, सर आपका 10 मिनट बाद एंट्री है, जी आप तैयार हो जाइए। तो बिल्कुल। मैं तैयार हो, कोट वोट पहन के, और एक जगह बैठ गया। मैं बोला देखिए, आप जब हो जाए तो मुझे आप बुला लो। हॉकर टॉकी नहीं, मोबाइल लेके जी चिल्लाते बिल्कुल। रहते हैं। हाँ जी जी हाँ। तो मैं वहां बैठ गया। इतना बुखार था, इतना परेशान था कि वो ठंड से कांप रहा था। तो वो जो आर्टिस्ट लोग वहां पर गद्दे पे गद्दा रखा रहता है, जी तो वो बिल्कुल। गद्दा उड़कर मैं लेट गया ओ जमीन में। अब मैं लेट गया, अब सोचिए मैं अभी परफॉर्म मेरा है। तो वो आदमी मेरे पास आया, बोला सर। तो मैंने बोला जी भैया। सर आ रही हो क्या? बोला हाँ ठीक है। बोले सर आपकी एंट्री है अभी। हाँ तो बता देना। बोला आप कर लोगे ना? हाँ कर लेंगे। तो डर डर के मेरे पास आ रहा था वो, क्योंकि शो बहुत अच्छा चल रहा था, हाँ, ऑडियंस के बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, सारे कलाकार बहुत अच्छा। मेरी एंट्री में वो डर रहा था कुछ गड़बड़ ना हो जाए। गड़बड़ ना हो जाए। होता है डर, मुझे खुद डर लग रहा था। तो मैंने बोला आप चिंता मत करिए, आप बता देना। तो आया, बोलिए सर आपका एंट्री, आप चलिए। तो मैं खड़ा हुआ, बाल भी उंगली से अपना सही किया मैंने, कंघी भी कहीं गिर गई थी। कंघी भी कहीं गिर गई थी बेहोशी में। तो जहां स्टेज पे गया तो एक डांस चल रहा था, बोले इसके बाद में आपकी एंट्री। जी तो जैसे डांस खत्म हुआ, फिर मेरी एंट्री उन्होंने किया बड़े जोर शोर में। आपके बीच आ रहे हैं मुंबई से जाने माने कॉमेडियन रियाज इंडियन। जी अब आपको बताऊं, मैं यकीन करिए, आप अगर भगवान और खुदा पे विश्वास रखते हैं ना, तो मेरी बात पर यकीन करिए। उस दिन ना मेरे बस में कुछ था, ना मेरे ऑर्गेनाइजर के बस में था। जी उसने ऐसा रिस्पॉन्स, इतना रिस्पॉन्स, तालियां, पूरा मॉल में खपाखप सुपर हिट रहा। और आपको बताता हूँ वो मंजर, मतलब बयान नहीं कर सकता। जब मैं नीचे आया, तो वो जो मुझे लेकर आया था हॉकी टॉकी, उसने मुझे गले से लगा लिया। मतलब क्या हुआ? बोले सर आप यहाँ एक्टिंग कर रहे थे या वहां एक्टिंग कर वहां रहे थे? एक्टिंग कर रहे थे, बिल्कुल। मुझसे कह रहा है आप यहाँ एक्टिंग कर रहे थे या वो पहले वहां वो एक्टिंग कर रहे थे? बोला हाँ सर एक्टिंग तो मैं यही कर रहा था, हाँ जी वहां एक्टिंग नहीं कर रहा था। बोले बिल्कुल। फिर भी इतना अच्छा होता? मैं बोला जब मैं हार जाता हूँ जिंदगी से, या किसी भी काम से हार जाता हूँ, अब मुझसे नहीं होता है, तो मैं ऊपर इशारा करता हूँ, बोले अब मेरी हार तेरी हार है। मैंने उसको बिल्कुल। छोड़कर स्टेज पे गया था, और वो यादगार शो रहा। बहुत हैप्पी रहा, बहुत खुश हो गए लोग। क्या बात है, ये था बहुत बढ़िया। कि रायपुर का, मतलब खुदा किसी को ऐसा नौबत में आए। जी बहुत बुरी बिल्कुल। कंडीशन में इज्जत बच गई, इज्जत के साथ। जी। और और एक यादगार शो है, आपको बताता हूँ।
जी बिल्कुल। ये है जबलपुर का। जी जबलपुर का। अभी तो मैं थोड़ा सा गाल वाल भरा हुआ है मेरा, और जी ये थोड़ा दिखाई दे रहा हूँ ना आपको? जी बिल्कुल, अच्छी तरीके से आपको दिखाई दिखाई दे दे रहा रहे हूँ ना? हैं। तो अभी मेरा गाल वाल जो भरा हुआ है, थोड़ा सा दिख रहा हूँ। जी उस टाइम मैं बहुत दुबला था। तो मतलब अगर कोई कहता था कि ये राजकुमार की आवाज निकालो, तो लोग हंस देते थे, बोले ये दुबला पतला शरीर राजकुमार की कहां से निकालेगा। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में मेरा शो मिला था जबलपुर का। तो वहां मेरे अलावा भी बहुत सारे कलाकार थे। जी गुड्डी मारुति, जी किशोर भानुशाली, और काफी डुप्लीकेट थे, शत्रुघ्न सिन्हा, ये अपना रानी मुखर्जी, और ढेर सारे डुप्लीकेट थे उसमें, और अनिल कपूर। ओके। तो उसके बीच में मैं तो डुप्लीकेट भी नहीं था, मैं कोई फेमस भी नहीं था। अब आप सोचिए इस गरीब का क्या होगा बीच में। जी ठीक है। तो जब जब होटल में सब लोग पहुंचे अपने अपने कमरे में, तो जबलपुर की जो मीडिया थी, वो जिस तरह सभी शो में होटल में आ जाती मीडिया इंटरव्यू लेने के लिए, इस शो के बारे में बताइए, और आपके आने वाले का फिल्म के बारे प्रोग्राम्स में के बारे में बताइए। बताइए, बिल्कुल। हाँ, तो उस वक्त अनिल कपूर डुप्लीकेट लगा हुआ ऐसे बालों को सेट कर रहा है, तैयार हो रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा अपना अलग लगा हुआ है। सबके तरफ मीडिया वाले सवाल कर रहे हैं, जवाब मैं एक कोने में बैठा हुआ हूँ, और मेरे तरफ कोई आ ही नहीं रहा है। मुझसे कोई पूछ ही नहीं रहा है आपने चाय पिया कि नहीं, आप क्या करने वाले हो, कुछ बताएंगे, बिल्कुल इस शो के बारे में कुछ बताएंगे। कोई पूछ नहीं। अच्छा, जब कोई नहीं पूछा तो आप सोचिए, आर्टिस्ट को अगर रिस्पॉन्स मिले, जैसे कि तालियां बजने लगती है, तो आर्टिस्ट का एनर्जी डबल हो जाती डबल हो है। जाती आप है। इस बात को मानिए। कई बार, एग्जैक्टली। हाँ, कई बार कलाकार की, जी, तो कई बार ऐसा होता है कि कलाकार की कंडीशन नहीं रहती है उतनी अच्छी परफॉर्म करने की, लेकिन ऑडियंस इतनी प्यारी मिल जाती है ना, कि उसका रिस्पॉन्स उसको वहां पहुंचा देता है जहां उसको पहुंचना होता है। बिल्कुल। तो उस होटल में मीडिया सभी का इंटरव्यू ले रही थी, और मैं नर्वस होता जा रहा था कि मेरी जब डीमोटिवेट यहाँ हो कोई रहे थे इज्जत आप नहीं इस है, वक्त। यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, पैसा दे। हाँ जी। डीमोटिवेट हो गए थे। हाँ जी, क्या कहा? हाँ, यस। तो जब यहाँ रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है, तो वहां स्टेज पे क्या होगा मेरा? अच्छा, बिल्कुल। टिकट शो था। तो अब यहाँ से जहाँ स्टेज शो था, वहां पर शाम को सब तैयार होकर वहां पहुंचे, तो वहां ग्रीन रूम जो था, वहां मैंने कपड़ा उपड़ा पहने, थोड़ा पाउडर लगाया ताकि दिखूं। अब वहां भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वहां चलो नहीं, यहाँ तो कोई इंटरव्यू लेगा। बिल्कुल। तो वहां भी सब डुप्लीकेट लोग के पीछे पड़े थे, मेरा कोई इंटरव्यू नहीं वहां पे। बिल्कुल। अब आप सोचियो, पहले एनर्जी हाफ हो गई थी, जी। और यहाँ आने के बाद एनर्जी और डाउन हो गई। और डाउन हो गई। मतलब हमारे अपने, मेरे अपने लोग ही मुझे रिस्पांस नहीं दे रहे थे। मैं, जी। ठीक है। अब आपको बताता हूँ, ऐसे में क्या होता है, जो आदमी नॉन फेस नहीं होता है, जो छोटा कलाकार होता है, ऑर्गेनाइजर का फर्ज होता है कि सबसे पहले उसको भेजना चाहिए, क्योंकि इंट्रोड्यूस दर्शक कराएं। उसको पसंद करेंगे, सुनेंगे। जी। हाँ, रिस्पॉन्स मिलेगा। क्योंकि अब बड़ा कलाकार को देखने के बाद छोटे कलाकार को रिस्पॉन्स कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल। बिल्कुल। सही बात है। उस उस शो में मारुति गुड्डी की एंट्री हो गई, सबसे बड़ा नाम जिसका, मारुति गुड्डी, जी उसकी एंट्री हो गई। किशोर भानुशाली की हो गई, मैं गिन रहा हूँ खाली कि एक के बाद एक आप किसकी बात की। उसके बाद अनिल कपूर की हो गई, शत्रुघ्न सिन्हा की हो गई, लास्ट में रानी मुखर्जी बची थी। तो मेरे मन में क्या आया कि अब मेरी एंट्री नहीं। मैंने एक्चुअली आपको बताता हूँ, मेरे मन में आया कि अब मेरी एंट्री यहाँ नहीं होने वाली है। नहीं होगी। और उससे पहले मैं खुद भी चाह रहा हूँ कि अब मेरी एंट्री ना हो, ना हो। क्योंकि मुझे पता अब मुझे कोई सुनेगा नहीं। बिल्कुल। सबको सुन लिया, मुझे क्या सुनेंगे? जी तो लेकिन आपको बताता हूँ कि जाको राके साइया मार सके ना कोई। तो रानी मुखर्जी से पहले मेरी एंट्री, बोले भैया लास्ट में डांस रखना, पहले रियाज की मिमिक्री डाल। जी। तो मैं बोला ठीक है, अब तो धक्का मारो, जाना तो पड़ेगा, पैसे लिए। बिल्कुल।
लेकिन ऊपर वाले अब ऊपर से स्टेज से जो एंकर था वो भी मुझे देख के सोच रहा था ये आदमी को कौन सुनेगा। अब मतलब मैं उस पे तरस खा रहा हूँ, वो मुझ पे तरस खा रहा है, तो इसको कौन सुनेगा। लेकिन अब मजबूरी उसकी भी थी, बुलाना था, बुलाया है तो अब तो करवाना ही पड़ेगा। मेरी भी मजबूरी थी, जाना है। तो आपको बताओ कि मरता क्या नहीं करता है, कलाकार की जिंदगी इतना आसान नहीं है। मैं जी बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे बुलाया स्टेज पर, अब आपके बीच आ रहे हैं, इनको सुना उनको सुना, ये आया, अब बेहतरीन मिमिक्री आर्टिस्ट, उन्होंने उतना जोश में नहीं मेरी एंट्री दी, उन्हें मालूम था रिस्पॉन्स तो मिलेगा नहीं, इसको ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोलना कोई फायदा नहीं है। हाँ, तो उन्होंने बुलाया और मैं गया। मैं बोला दोस्तों सबसे पहले तो जबलपुर के प्यारी ऑडियंस को रियाज इंडियन का आदाब, नमस्कार, प्यार भरा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने बड़े बड़े कलाकारों के बाद कोई मुझे स्टेज पे खड़ा भी देखना पसंद करेगा, लेकिन यहाँ की जनता, यहाँ की ऑडियंस बहुत प्यारी है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने यहाँ तक मुझे खड़ा होने का मौका दिया। इसमें भी ताली शुरू हो गई। फिर जो मैंने मिमिक्री की, आवाजें निकाली, जोक्स वगैरह किए, आप यकीन नहीं मानेंगे, मतलब जितने लोगों को रिस्पांस मिला था बड़े नाम वालों को, आई थिंक उससे कम नहीं, उसके बराबर, उससे ज्यादा नहीं तो उनसे कम रिस्पांस। जब मैं स्टेज से जैसे पीछे आया, सोनल जी देखिए, बहुत मतलब हर कलाकार को ये बातें जानना चाहिए, सुनना चाहिए, और खैर कलाकारों को तो कहीं ना कहीं ऐसे हादसे होते रहते, लेकिन मैं लोगों को बताता हूँ, मैं लोगों को, अच्छा हुआ आपने, थैंक यू सो मच, आपने ऐसी बात, ऐसा सवाल किया जिस वजह से मैं ये अपने जीवन का वो पल, यादगार पल जो सबको पता होना चाहिए। हमें हमें देखकर बहुत से लोग प्रभावित होते हैं, बहुत से लोग हमें देखकर मुंबई आना चाहते हैं, बहुत से लोग यूट्यूब पर मेरे वीडियो देखकर मुझे फोन करते हैं, भैया बहुत अच्छा करते हैं, आप हमारे गुरु हैं, आपका पूरा देख देख कर मैं डायलॉग, मुझे ऑडियो भेजते रहते लोग और कहते हैं सर हमें भी आपकी तरह बनना है। ठीक है, तो क्योंकि वो उन्होंने डायरेक्ट यूट्यूब पे संघर्ष नहीं देखा है, सिर्फ आपके डायलॉग्स देखे हैं। जी जी, संघर्ष नहीं देखा, इसलिए उनको मजा आता है। तो मैं कह रहा था, जब मैं स्टेज से नीचे उतरा तो एंकर ने वापस मुझे बुलाया। क्या बात है। वो बोले रियाज इंडियन साहब प्लीज एक मिनट वापस आइए। मैंने सोचा ये आप वापस क्यों बुला रहे हैं। वापस बुलाया, मुझे हाथ दिया पकड़ने के लिए, आइए ऊपर आइए। ऊपर आया, स्टेज में बीचों बीच में ले जाके पब्लिक के बीच मेरे कांधे पे हाथ रखकर उन्होंने कहा कि दोस्तों ये बंदा, अच्छा जो उनकी भावनाएं थी, जो मैंने पढ़ा था ना, हाँ। वो बातें वो अपने मुंह से खुद बता रहे हैं यहाँ पर, वापस स्टेज पे बुलाकर, और मेरे कांधे पे हाथ रखकर दर्शकों को कह रहे हैं दोस्तों ये लड़का दुबला पतला सा एक कोट लटका कर यहाँ जब खड़ा था तो मैं बड़ी देर से ऑब्जर्व कर रहा था, सोच रहा था इतने लोगों को सुनने के बाद इनकी एंट्री हो रही है, पहले कर देते तो कोई सुनता, ये क्या करेगा आके। बिल्कुल। वाकई जब ये बंदा यहाँ आया और यहाँ पर जो इसने किया और आपने जो रिस्पॉन्स दिया, वाकई सलाम है रियाज इंडियन साहब। तो तालियां पूरा दिल का वापस सुनिए मैडम, एक मजे की बात, जब वापस गया तो इस बैक स्टेज पे जो ग्रीन रूम ये लोग थे ना, वो भी तालियां बजाए। और मुझे हंसी कब आई, कई इंटरव्यू वाले थे, आधे जा चुके थे, एक दो थे जो होटल में भी इंटरव्यू लेने पहुंच गए थे, ग्रीन रूम में भी सबका इंटरव्यू ले रहे थे। आपका नहीं लिया था उन्होंने उस वक्त। मुझे देखा ही नहीं ना, मेरी तरफ देखा ही नहीं, मैं चेहरा ही देखने लायक नहीं था। वहां सुंदर सुंदर लड़कियां थी, डांसर थी, वो हीरो लोग के लुक लाइक थे, हमारी तरफ उन्हें मौका ही नहीं मिला। तो आज मुझे इतनी, आप यकीन मानिए, अंदर से इतनी खुशी के मारे मैं उस रात को खाना भी नहीं खाया था, क्योंकि इतना खुशी से पेट भर चुका था मेरा कि मतलब भूख ही नहीं लग रहा था। वो कैसे, जब एक इंटरव्यू लेने के लिए एक बंदा मेरे करीब आया, बोले सर, बोला हाँ जी बताइए। सर सबसे पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, मतलब परफॉर्म मैंने किया है, रिस्पॉन्स भी अच्छा था, माफी आप क्यों मांग रहे हो।
बिल्कुल। सर मैंने एक एक आदमी का इंटरव्यू लिया सर, होटल में भी, यहाँ भी लिया सर, आपका नहीं लिया। आपके बारे में मुझे ज्ञान नहीं था उतना, नहीं पता था मुझे आपके, तो उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं बोला नहीं, इसमें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं, आप गलत नहीं हो, मैं उस काबिल नहीं था, मैं उस काबिल नहीं था कि आप मेरे पास आते। इसलिए इंडस्ट्री हो, घर हो, परिवार हो या परिवार से बाहर, जब आप काबिल बनते हो तभी आप आते हैं, तो आपका उसमें कोई गलती नहीं। लेकिन यहाँ मैं काबिल हूँ, दिखाया मैंने, तो आपको महसूस हो गया आपकी गलती, तो उन्होंने फिर मेरा इंटरव्यू लिया। क्या बात। तो इस तरह होता है, वहां भी मैं मायूस था, लेकिन ऊपर वाले पे छोड़ चुका था। और जब भी मैं जीवन में ऊपर वाले पे छोड़ देता हूँ, जब कुछ नहीं हो पाता, तो मुझे आज तक कभी ऊपर वाले ने मायूस नहीं किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा रियाज जी, हमारे श्रोता बिल्कुल सुनना चाहेंगे जो आपने एक्ट किया था, हमारे श्रोताओं के लिए एक बार करके दिखाइए प्लीज। अच्छा जी, तो मैंने फिल्म स्टारों की मिमिक्री की थी जी, तो नाना पाटेकर साहब के अंदाज में शुरू करते हैं। ऊंची दुकान, फीके पकवान, 100 में 80 में मन, फिर भी मेरा देश मान। क्या करें साला, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। हमारे चुने कुत्ते हम ही को काटते हैं, हमारे इसी की बोटियां आपस में बांटते हैं। इनके सामने बात करने को हमारे जमीर कांपता है, कल पैदा बच्चे सांस लेने को आपता है। क्या करे साला, वक्त है किसके पास, क्योंकि एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। क्या बात है। सोचिए, इतना खतरनाक डायलॉग सुनने के बाद मच्छरों का क्या हुआ होगा। मच्छरों को बहुत बुरा लगा, आखिरी फिल्म इंडस्ट्री वाले मेरे पीछे क्यों पड़ गए। तो मच्छर सारे फिल्म स्टारों को काटने के लिए जाता है, अपने अंदाज में किस तरह से काटने जाएगा, तो सब फिल्म स्टार अपने, मैंने सोचा कि किस तरह भगाएंगे। तो हमारे दादा मुने अशोक कुमार साहब, पुराने जमाने के बहुत प्यारे और हम सबके फेवरेट रहे हैं, उनके पास वो होते और काटने के लिए जाता, तो दादा मुनि अशोक कुमार साहब मच्छर को किस तरह भगाते। दादा मुनि, अरे मच्छर, अरे मुझे काटना चाहता है, अरे मुझे मत काट, अरे मैं दमे का मरीज हूँ, और वैसे भी मेरा खून पीकर ना तुझे मजा आएगा और ना मुझे मजा आएगा। अरे मेरा खून पीकर तुझे ऐसा लगेगा जैसे तूने थम्स अप पिया। एक काम कर, अरे तुझे काटना है तो जाकर परेश रावल को काट, उसका खून गर्म है, आजकल वो काम भी कर रहा है, जा चले जा। तो यहाँ से परेश रावल के पास जाता है मच्छर, वो अपने टिपिकल अंदाज में किस तरह से भगाते हैं। परेश रावल जो आजकल के कॉमेडियन भी हैं और विलन भी हैं, परेश रावल साहब। साला मच्छर, साला पागल हो गया है क्या, बौखला गया है साला, मत तो समझा तब भी कुरत हो गया, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं निकला। देख मच्छर, और काटना तो मुझे अपना पार्टनर बना, दोनों पार्टनरशिप में काटते, तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा, भारत माता, ऐसे कुछ नहीं आता, चल फट। वहां से बेचारा उड़ के चला जाता है हमारे गुलशन ग्रोवर साहब के पास, वो अपने अंदाज में लगाते हैं, बैडमैन ओ मेरी जवानी के झटके, अगर हमारी तरफ भटके तो मांगो 3 फटके, एक उठ के, एक बैठ के और एक लेट के, चल दुकान लाट के, बैडमैन। इनके पीछे यहाँ से भी भैया डर के मारे मच्छर क्या करे, डर जाता है, इनके पीछे चले जाता है हमारे सदाशिव अमरापुरकर साहब के पास, वो अपने अंदाज में किस तरह से भागेंगे। बहुत कमाल के बेहतरीन जबरदस्त कलाकार थे हमारे, आप सबके फेवरेट थे, सड़क फिल्म में बहुत पॉपुलर हुए थे, सदाशिव अमरापुरकर साहब। ए मच्छर है, अरे नागो में नाग है, काला नाग, सामने सगा बाप भी आए तो उसे भी डस लूं, तो तू तो मच्छर है। अरे मुझे काटेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मरेगा तू, क्योंकि मैं तुझसे बड़ा जहरीला हूं, नाग हूं मैं नाग। बोला डर को कहीं और चला गया बेचारा। अब उससे पहले, उसके बाद में हमारे कादर खान साहब बड़े बेहतरीन मजाकिया आदमी भी, डॉन भी, उनको काटने गए तो कादर खान साहब कहते हैं, अच्छा जिग बेटे, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जो तुम्हारे गुरु हो, जिनसे तुम्हें सीख मिले, उन्हें काटना नहीं, उनके आसपास भटकने नहीं, ऐसे समझेगा। मेरा नाम होशियार चंद है, समझेगी नहीं। यहाँ से बोले चलो किसी नॉर्मल, किसी साधारण आदमी को काटते हैं। जॉनी लीवर साहब कहीं शूटिंग कर रहे होते,
ओहो। जॉनी लीवर साहब को देखते ही मच्छर अपने अंदाज में कैसे जाता है काटना, जॉनी लीवर साहब अपने अंदाज में भगाते हैं किस तरह मच्छर को। बाबा मच्छर, मेरे भाई मेरे जिगर में फेफड़े, मुझे मत खा। देख मच्छर मेरी बीवी की आदत है, छोटे छोटे बच्चे, ये पहला लड़का इसका नाम राजू, खाता है काजू और बैठता दुकान के बाजू। मच्छर, ये दूसरा लड़का एक नंबर का लुच्चा, बड़ों की टपुरी बन गया। मच्छर, पीना है तो नारियल पानी पी और निकल ले। यहाँ से भी चले जाते हैं, यहाँ से जाते हैं तो हमारे बोले यार किसको पास जाए, कौन सही है, तो इनके पास चले जाते हैं, हमारे सबसे लाख में शाहरुख खान साहब के पास। तो चलो उनको काटते हैं, शाहरुख खान साहब के भी जाते हैं, जैसे काटने होते हैं शाहरुख खान साहब। ए साला, तेरे को कितनी बार बुला रहे साला, ये जंगल को बाजू करे तेरा, ये अपन का अब उधर चलने का, उधर पढ़ने का दरकार है, कहीं को आ रहे तो खल्ला खल्ला, डर के मारे यहाँ से चला जाता है किसी और दुनिया में। तो इस टाइप के काफी पॉपुलर हुए, काफी कर किया हमने, तो इस तरह काफी यादगार रहा हूँ। बहुत बढ़िया रियाज जी, बहुत एक्सेलेंट। अच्छा रियाज जी, ये बताइए कि आपने रिसेंटली किन हस्तियों की आवाज पे वर्क किया है? रिसेंटली तो मैं बोलो तो रिसेंटली काफी, जैसे अक्षय कुमार साहब है, अक्षय कुमार साहब का, सुनील शेट्टी साहब है, तो इनका तो हेरा फेरी का काफी अच्छा रहता है। बिल्कुल। और क्या कहते हैं कि याद नहीं आ रहा है, काफी लोग हैं। और एक पुराने जमाने के कन्हैया लाल से बिल्कुल मिस कर दिया मैंने, जो आवाज आज भी सुपर हिट है उनकी, कन्हैया लाल, जो ज्यादातर वो लाला वाला काम करते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। उनका एक डायलॉग कोशिश करता हूँ मैं आपको सुनाने, शायद आपको आवाज जरूर सुनना चाहेंगे। हाँ जी, कन्हैया लाल साहब, मदर इंडिया। अरे बेटा, अरे बेटा, अरे बेटा बंदूक हटा ले बेटा, बेटा गोली चल जाएगी, ये रहे तेरे माँ के कंगन, ले जा बेटा, अरे मुझे माफ कर दे बेटा। क्या बात है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बेहतरीन कलाकार थे। और बहुत सारे हैं, अजय देवगन साहब है कि अजय देवगन साहब की फिल्म थी प्यार, दिल वाले दुल्हन, प्यार तो होना ही था। देखिए मैंने उनको फर्स्ट टाइम, काफी लोग मुझसे कहते हैं अजय देवगन की शुरुआत हमने की थी, आज जो भी लोग करते हैं, लेकिन शुरुआत हमने की थी, क्योंकि मैंने उनको प्यार तो होना ही था में एक छोटा सा मामूली डायलॉग था, वहां से हमने पकड़ा था, जो आपको बताता हूँ मैं। जब प्यार तो होना ही में, जब सब लोग फोर्स करते हैं, आज तो तेरी बहना की सगाई है, आज तुझे नाचना पड़ेगा, तो मना करते हैं किस तरह से, अरे मुझे नहीं नाचना, मुझे नहीं नाचना, हाँ तो बड़े भैया को ही नचा लो ना, क्योंकि मुझे नाचना नहीं आता, आई बात समझ में। क्या बात है, बहुत बढ़िया रियाज। को पकड़ा था। और अमरीश पुरी साहब सदा के लिए अमर हैं। ऐसा हम मिमिक्री कलाकारों को आज भी नहीं लगता कि वो हमारे बीच नहीं है। बिल्कुल, उनकी आवाज जरूर निकालता हूँ। उनकी फिल्म सुपर डुपर हिट आई थी डीडीएलजे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें क्या फेवरेट डायलॉग है, जो गुस्से में रहते हैं और अपने घर पर बड़बड़ाते हैं, किस तरह से, अच्छा लगेगा आपको। बिल्कुल। कमीने साले बेशरम, अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं, ऐसे हिंदुस्तानियों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। एक बेगैरत आया था बियर लेने, मैंने कहा स्टोर बंद हो चुका है, जबरदस्ती उठा ले गया, और तो और लग जाओ, दुर्गा की मूर्ति तक तोड़ दी उसने। मैं तो कहता हूँ भाग्यवान तू शुक्र कर जो अंग्रेजी पन के चक्कर में नहीं पड़ी, वरना वही हाल होता, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। क्या बात है, बहुत बढ़िया रियाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत सी आवाजें करते हैं, जैसे मैं और किसकी बताऊं आपको, सुनील शेट्टी साहब, अक्षय कुमार का एक सीन था हेरा फेरी में, तो सुनील शेट्टी कहते हैं शादी की बातों में नहीं आना,
क्या क्या झूठ बोलता है, इसकी बातों में नहीं यार। तो अक्षय कुमार कहते हे बाबू भैया, ये आदमी झूठ बोल रहा है, देखो मैं कह रहा इसकी बातों में नहीं आना, क्योंकि ये जो भी गड़बड़ करता है मेरे ऊपर डालता है, समझे कि नहीं? अरे बच्चे की जान लेगा क्या है? एकदम परफेक्ट एकदम रियाज जी। जी यार, और मेरे एक फेवरेट है, शायद आपको पसंद आए, जिनको प्राण साहब, बहुत ही बेहतरीन और गजब उनकी आवाज में, क्या बात है। हम थोड़ी कोशिश करते हैं क्योंकि वो बात, लेकिन कोशिश में भी जब आप लोग सुनते हैं और आपको अच्छा लगता है तो मेरा हौसला भी बढ़ता है। हम कलाकार चाहे जितना काम कर लें, लेकिन लोगों की मोहब्बत के भूखे ही रहते हैं, तालियों के भूखे रहते हैं, है ना? तो आज इसलिए आपके बीच में सुना रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमारे जितने भी चाहने वाले जो हमसे सुनना चाहते हैं, हम डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाते, डायरेक्ट उन्हें नहीं बोल पाते, तो आपके जरिए, रेडियो मेरी आवाज के जरिए, मेरी आवाज की तरह आप अपनी आवाज पहुंचाएं उन तक। जी जी, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और बहुत अच्छा लग रहा है। तो प्राण साहब की कोशिश करता हूँ, एक उनका सुपरहिट डायलॉग था, कश्मीर से फूल लाए हो साहब, राजा भी बच्चा है, नादान परिंदों को दाना तो दिखता है, लेकिन फैलाया हुआ जाल नहीं दिखता। ये उनके अंदाज से। क्या बात है, बहुत बढ़िया जी, शुक्रिया। और देखिए, कॉमेडियन तो बहुत सारे हैं और बहुतों की करते हैं हम, लेकिन जो हम अपने पसंद से करते हैं, हमारे खास हैं, हमारे हमारे दिल के चाहत में सबसे ज्यादा क्लोज हैं, वो एहसान कुरैशी साहब। जी बिल्कुल, उनका हम जरूर सुनना चाहेंगे। हाँ, जबकि सुनील पाल जी कमाल है। सुनील पाल जी की आवाज तो आज बच्चे बच्चे निकाल रहे हैं। बिल्कुल। क्या देख रहा है वे साले, फिर देख रहा है साले, उठा के पटक दूंगा, पैरों के नीचे कुचल दूंगा, फिर देख रहा है। उनका रतन नोरा काफी हिट हुआ था, लेकिन हमारे एहसान कुरैशी साहब के अंदाज इतना हिट हुआ, इतना लोगों ने पसंद किया है। मोहब्बती इंसान भी है वो, कि वो जो बोलते हैं दिल से बोलते हैं। इसलिए आप यकीन मानिए, इंसान जो भी दिल से कहता है, उसमें ईमानदारी रहती है, सच्चाई रहती है, तो अच्छा ही लगता है। तो उनका स्टाइल बहुत अच्छा रहा। लोग हर शो में लोग फरमाइश करते हैं, लेकिन कहीं कहीं बहुत अच्छा निकल जाता है। अभी क्या स्टेज पे करने का एक अलग तरीका होता है, और बैठकर सुना रहा हूँ, कुछ हद तक निकल जाए शायद। तो एहसान कुरैशी साहब का अंदाज था, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, ये झाड़ क्या तेरे बाग का है, कभी भी चढ़ जाता है। तो बहुत बढ़िया। जी जी, तो आप बताइए और क्या कहें। और अच्छा, हाँ, स्पेशली मैं ये कहना चाहूंगा, शायद मैं कोई अपनी तरफ से कह सकता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, देखिए, ऐसे मौके इत्तेफाकन मिलते हैं, समय होता नहीं है। इंटरव्यू तो खैर मतलब काफी लोग इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाते हैं, लेकिन जब मौका मिलता है तो दे देते हैं, क्योंकि भागम भाग बहुत ज्यादा रहता है। बिल्कुल। कहने वाली बात है कि भैया कोरोना है, सब घर में बैठे हैं, लेकिन जब काम नहीं रहता है तो ज्यादा भागना पड़ता है ना? तो ये कह रहा था कि मुझे बहुत से लोगों का कॉल आता है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे मैसेज आता है, कोई यूपी से, कोई कश्मीर से, कोई बिहार से, कोई कहाँ से, कि लोग तारीफ करते हैं और फैन हो जाते हैं, और फिर वो साथ साथ किसी ना किसी टाइम कहते हैं, सर मैं आपकी कॉपी करता हूँ, लोग बहुत पसंद करते हैं, मैं घर में सुनाता हूँ, कॉलेज में सुनाता हूँ, और वो चीजें, आप नई चीजें डालते रहिए सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सर, मैं भी आपकी तरह मिमिक्री आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं भी बॉम्बे आना चाहता हूँ। तो मैं उनको सीधा ये कहना चाहूंगा कि मेरे भाई, अगर मैं कहूँ कि आप बॉम्बे मत आओ, तो ये सीधी सी बात ये हो जाएगी कि आप कहोगे भैया खुद तो बॉम्बे में है और खुद नाम मना कर रहा है और मुझे बुरा कह रहा है, हमें मना कर रहा है। तो एक नेगेटिव लोगों के जहन में आ जाता है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, जो भी आप मुंबई आना चाहते हो, कॉमेडियन बनना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए वेलकम है, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन मेरे भाई,
अगर आज रियाज इंडियन को लोग जानते हैं, रियाज इंडियन ने फिल्में की है, रियाज इंडियन में रेडियो किया है, रियाज इंडियन ने टीवी सीरियल किया है, तो वो एक दिन की मेहनत नहीं है, ये 2500 साल। और माँ बाप से हमने कभी, आजकल के बच्चे क्या है मालूम है, माँ बाप से मांगे नहीं दिया तो घर छोड़ के भाग जाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि उनको लगता है बस यहाँ से गए हम हीरो बन गए। ऐसा नहीं होता। सबसे पहली सीढ़ी तुमने रॉन्ग रखी, क्योंकि माँ बाप से चोरी छुपे आप अगर मुंबई भाग कर आते हो तो सबसे पहला नुकसान कि आप आशीर्वाद लेकर नहीं आए माँ बाप का, बिल्कुल, उनका दिल खुश करने के बजाय दिल दुखा कर आ रहे हो, तो स्टार्ट ही आपने रॉन्ग तरीके से किया है। मैं भी आया था, मैंने अपनी माँ का नहीं दिल दुखाया, माँ बाप का, और उनको कोई बोझ नहीं बना कि तुम्हारा बेटा मुंबई जा रहा है, कुछ करना चाह रहा है तो मुझे हर महीने 20-25 हजार खर्चे के लिए दो, क्योंकि मुझे मालूम था उनकी वो हैसियत नहीं थी कि मुझे ये। और फिर ये जो मैंने शौक समझिए, जो भी समझिए कि भाई मैं कुछ करना चाहता हूँ जिंदगी में, एक्टर बनना चाहता हूँ, कॉमेडियन बनना चाहता हूँ, ये हमारा पर्सनल है, तो इसमें मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहता। और शायद यही वजह है आज मैं जहाँ भी हूँ तो मेरे माँ बाप की दुआ इसलिए साथ हमेशा रहती है और रही है, क्योंकि मैं कभी उन पर बोझ नहीं बना, उनसे कभी मैंने मांग नहीं की। यहाँ मुंबई शहर आया हूँ, यहाँ मैंने बेकरी में काम किया है, होटलों में काम किया है, सीमेंट से की गोनियां सर पे लादी है, क्योंकि खर्चे के लिए तो पैसे चाहिए, पैसे मैं घर से नहीं मंगा सकता। और यकीन मानिए अगर मैं घर से पैसे मंगाता, अगर मेरे माँ बाप मदद करते, तो आज जहां पर हूँ यहाँ नहीं होता। क्योंकि जब आप अपनी कमाई का पैसा खर्च करते हैं तो सोच समझ कर खर्चा करते हैं, उसकी अहमियत आपको समझ में आती है, उसकी इम्पोर्टेंस आप जानते हैं कि कितनी मेहनत के बाद आपने ये 2 रुपए कमाए हैं। जी हाँ, तो वही मैं उनको कहना चाहता हूँ, जो लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, ऐसा नहीं है। और मेरा जब तक मैं अपना पैसे से शो लाइन से या फिल्म लाइन से हमारा खर्चा नहीं आने लगा, तब तक हमने साइड में काम किया है। मैंने यहाँ तक कि लखनऊ में कुछ दिन मैंने रिक्शा भी चलाया है, और ऐसा मेरे घर वालों की, अच्छा मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ, मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ मेरे हैं सभी को मम्मी पापा अपने अच्छे ही होते हैं, लेकिन यकीन मानिए मैंने दुनिया देखी है इतने समय में, कोने कोने में अमीर भी देखा, गरीब भी देखा, लेकिन सब कुछ जानने के बाद मैंने नापा तोला कि मेरे माँ बाप जैसा दिल किसी का नहीं देखा मैंने, क्योंकि मेरे माँ बाप ने कभी जीवन में मांग नहीं की कि बेटा मेरे लिए खर हिसाब लाओ, महीने का क्या है, कोई हिसाब जीवन में उन्होंने कभी नहीं दिया। तो इस मामले में बहुत लकी रहा। तो मैं शॉर्टकट में यही कहना चाहूंगा, जो लोग आना चाहते हैं मुंबई वेलकम है। यहाँ आने से पहले आप, यहाँ सबसे बड़ी समस्या रहने की होती है, मुंबई बड़ा सिटी है और महंगा शहर है जी, तो यहाँ अगर आप पहले तो इतना बंदोबस्त करो, रहने का बंदोबस्त करो, हर महीने का भाड़ा देना है आपको, हर महीने का खर्चा देना है आपको। फिल्म इंडस्ट्री आपको तब देगी ना पैसा जब आपको काम देगी, तो काम देने से पहले वो कहती है अच्छा एक बात हमें समझ में नहीं आती, फिल्म इंडस्ट्री में काम मांगने जाओ तो कहता है कार्ड दिखाओ, आर्टिस्ट का कार्ड दिखाओ, और जब आर्टिस्ट का कार्ड बनाने जाओ तो वो कहता है काम क्या किया अभी तक, ये बताओ। मतलब एक दूसरे की तरफ धक्का देते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, मामला यही है, देखिए कि मेरा मानना है कि इंसान जो चाहे वो उसको मिल सकता है, बिल्कुल कोई मुश्किल बात नहीं, लेकिन उसके लिए जो करना पड़ता है ये मुश्किल काम, जो मेहनत करनी पड़ती है, जो लगन से हमें काम करना पड़ता है। अब जैसे आज की तारीख में जो कुछ भी मुझे, मेरा सपना आपको बताऊंगा, सपना बहुत छोटा सा था। सपना ये था कि टीवी पे एक बार आ जाऊं, और जब टीवी पे आने वाला समय हो तो एक कैमरा लेकर तैयार रहूं, जैसे टीवी में आऊं तैसे फोटो खींचूं, ये मेरा सपना था। लेकिन इतना सा सपना यस तो आपको बताऊं ये सपना पूरा नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर वाले ने इतना ज्यादा दे दिया कि फोटोग्राफ्स खींचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जी हाँ, तो इसलिए कहते हैं कि आप कर्म जो भी करना है अपनी मेहनत से करो, और अगर मांगना है तो उस रब से मांगो। अगर वो नहीं दे सकता आपको तो इंसान की कोई हैसियत नहीं जो आपको दे सके। तो बहुत अच्छी सीख दी है हमारे आने वाले बच्चों को, जो कि बस एक फैंटेसी वर्ल्ड में जीते हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ आजकल के बच्चे तो बड़े नसीब वाले हैं कि मिमिक्री क्या होती है उनको पता है,
हाँ। जब हमने शुरुआत की थी, जब हमने सीखा था, तो उस टाइम तो मुझे ये भी नहीं पता था कि एक इंसान दूसरे की आवाज निकाल सकता है। आज लोगों को पता है मिमिक्री मतलब दूसरों की आवाजें निकालना। और आज यूट्यूब पे कैसे निकालते हैं, यूट्यूब पे सर्च करिए, रियाज इंडियन मिमिक्री आ जाएगा, जॉनी लीवर मिमिक्री आ जाएगा। तो आज आप जहां भी हो, खेत में हो, यूपी में हो, बिहार में हो, वहां बैठकर सारी चीजें सीख सकते हो। और सबसे बड़ी बात, आपको भागकर बॉम्बे आने की जरूरत नहीं है। अगर आप में काबिलियत है, अगर आप, तो फिर आप में इंटरेस्ट है, तो वहीं बैठ के सीखिए। और जब सीख जाए तो आप वीडियो बनाकर यूट्यूब, आजकल तो लिंक हर जगह ऑडिशन होता है, लखनऊ, बिहार, यूपी, हर जगह। आप अगर काम बस करने के ये लायक होता बन है। गए हो, तो उसके लिए आपको मुंबई भागने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। काम खुद आपके पास चल कर जाएगा, मेरा ये मानना है। बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छी सीख दी आपने उन युवा पीढ़ी वाले बच्चों को जो कि एक फैंटेसी वर्ल्ड में जीते हैं कि नहीं, अगर हम जाएंगे तो हमारे लिए सब कुछ स्पेशल होगा, सब कुछ अच्छा होगा हमारे लिए। उनके लिए बहुत अच्छी सीख दी आपने। और कई बार ये ऐसा भी होता है कि इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ और है। जी बिल्कुल। आप यकीन मानिए कि मिमिक्री जो है, ये शौकिया करता था, पेशा नहीं। एक्टिंग के लिए भाग दौड़ करता था, वहां पैसा आता नहीं था। और ये करते करते कभी संगत का भी असर होता है। हमारे मित्र सुनील पाल जी 95 में आए थे मुंबई, और मैं पुराना हो चुका था मुंबई में। तो वो अपने गांव से ही मिमिक्री करते थे। जब बॉम्बे आए तो मिमिक्री के लिए ही आए थे। अखबारों में यहाँ वहाँ शो कहाँ होता है उसके पीछे भागते थे, और मैं एक्टिंग के पीछे भागता था। प्रोडक्शन कहाँ है, कहाँ फिल्में बन रही है, सीरियल बन रहा है, ऐसा था। तो साथ में हम लोग ज्यादा मिलने लगे ना, तो संगत का भी असर होता है कि किसी शो में हम भी करने लगे तो इंटरेस्ट पैदा हुआ। फिर सोचा यार मिमिक्री से बड़ा सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है। तो मिमिक्री ने हमको ना हर जगह इज्जत दी, सम्मान दिया। मिमिक्री भी जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। एक रिकॉग्निशन मिल गई आपको मिमिक्री के थ्रू। जी हाँ, मिमिक्री से मेरा घर शुरू से लेकर आज तक चल रहा है। क्या बात। फिल्म इंडस्ट्री तो जब स्टार बन जाएंगे आप, तभी चलाएगा, लेकिन शो लाइन से हमारा घर, आज घर चल रहा है शो लाइन से। बहुत बढ़िया। जो मजाक मजाक में सीख लिया था, एक शौक हुआ था, इसलिए किसी ने कहा है जीवन में आपको जो सीखने को मिले आप सीखिए, वो आपका वेस्ट नहीं होगा, कभी भी आपको काम आएगा। बिल्कुल, आप रोज नई चीजें सीखते हैं। जी हाँ, जो भी मिलता है मुझे तो हर चीज। अब मैं आपको बताऊं कि पढ़ाई मेरी बहुत कम है। जी। पढ़ाई मेरी इतनी कम है कि कोई ठीक ठाक आदमी शायद 4 लोगों के बीच बैठ भी जाऊं तो उठा दे, बोला कहाँ, चौथी क्लास, चलो उधर बैठो। ओनली 4। ओके। हिंदी मीडियम, अच्छा। गांव की। लेकिन इसके पीछे अगर मैं इतना होशियार हूँ, और पढ़ने की इच्छा, मतलब हर चीज की मेरी चाहत थी, जो किया दिल से किया मैंने। तो पढ़ाई चौथी क्लास जरूर की मैंने, लेकिन मेरी माँ का योगदान इतना है कि मेरे मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनका उनका सपना था कि मेरे बच्चे कम से कम चिट्ठी लिखने भर का तो पढ़ लें। उन्होंने सारे बच्चों, हम 7 भाई 1 बहन है। अच्छा। तो जी, तो मेरी माँ ने बहुत मेहनत करके ट्यूशन पढ़ाया। तो स्कूल से पढ़कर आते थे, फिर ट्यूशन जाते थे। उस टाइम में लाइट नहीं होती थी, तो डबरी होती थी, उसमें मिट्टी का तेल डाल, वो जलाकर पढ़ते थे। तो वो जो ट्यूशन दिलाया मेरी माँ ने, वो बहुत लाभ किया, और उस हिसाब से मैं पढ़ा भी कोशिश की। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरी माँ का मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। और फिल्म इंडस्ट्री में जब से शो कर रहा हूँ, उसमें नाना पाटेकर का बहुत योगदान है। हर शुरुआत नाना पाटेकर हर शो में शुरुआत नाना पाटेकर की आवाज से ही होती। जी बिल्कुल। अच्छा रियाज जी, ये बताइए, आपने कई भोजपुरी और हिंदी फिल्मों में काम किया है। भाषा के अलावा दोनों टाइप की फिल्मों में क्या अंतर लगा आपको? भाषा के अलावा दोनों फिल्मों में देखिए, ऐसा है कि हिंदी फिल्में जो है पहले जो बनती थी, वो भोजपुरी वाले वही बना रहे हैं। जी। भोजपुरी वालों ने कुछ नया नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन वो इसलिए देखी जा रही है कि वो जो हमारे हिंदुस्तान की ऑडियंस है वो देखना चाहती, वो भोजपुरी वाले बना रहे हैं। और ये जो हिंदी बनाते थे, ये लंदन अमेरिका दिखा रहे हैं। एक गरीब आदमी 2 वक्त रोटी कमाने वाला लंदन अमेरिका से क्या मतलब है उसको? बिल्कुल। रुपया बर्बाद कर रहे हैं, लोकेशन बता रहे हैं, सब्जेक्ट तो है ही नहीं। तो इसलिए भोजपुरी चल रही है, और भोजपुरी वालों का बजट बहुत कम होता है। जी। बजट उनका कभी कभी ऐसा भी होता है
एक नए लोकेशन पे आर्टिस्टों को लेके जाते हैं। एक बार मैंने भोजपुरी वाले से पूछा कि फिल्में तो आप बॉम्बे में भी बना सकते हैं, तो आप बिहार, लखनऊ, यहाँ वहाँ क्यों लेके जाते हो? बोले जी, भाई साहब फायदा है इसमें। बोले क्यों? इतना दूर लेके जाते हो, सबका भाड़ा लगता है, फायदा क्या, नुकसान है? बोले नहीं, बॉम्बे में अगर शूट करेंगे तो ये आर्टिस्ट लोग रोज बहुत सताएंगे, लेट आएंगे, जल्दी जाओ छोड़ दो, और जब इनको सबको ले जाता हूँ मैं एक गांव में बिठा देता हूँ चटाई बिछा के, तब वो वापस भाग नहीं सकते। बोले अब तो पूरा काम करके जाएंगे। जल्दी काम खत्म कर दो, हमें जाना है। हाँ, सब जुगाड़ होता है इन लोगों का। लेकिन फिल्में, भोजपुरी फिल्में भी अच्छी बनने लगी अभी। मैंने 6 फिल्में की थी जी, 2007 में। प्यार जब केहू से हो जाला, लागी ऐसी लगन, और गंगा तोहरे देश में, भोजपुरिया दरोगा, और एक था, नाम याद नहीं आ रहा है। ये एक ही साल में 6 फिल्में की थी मैंने। तो 1 साल में 6 फ़िल्म्स। जी, तो मैंने फिर छोड़ दिया था भोजपुरी। अच्छा, भोजपुरी क्यों छोड़ा मैंने? कुछ लोगों ने कहा अगर आप भोजपुरी में ज्यादा कर लोगे तो हिंदी वाले आपको काम नहीं देंगे। बिल्कुल, डरा दिया। अच्छा, दिया कुछ नहीं है, ऊपर से डरा दिया। डरा दिया। जी, डरा दिया तो मैंने भोजपुरी छोड़ दी। हिंदी में शो में ये वो सब कैसे चलता रहा, काम करता रहा, छोटा मोटा चलता रहा। लेकिन जब आज बाद में मैंने सोचा, काफी हमारे साथ के लोग जो हमारे जूनियर थे, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, होर्डिंग में आ रहे हैं, कोई हीरो बन गया है, कोई मेन विलन बन गया, कोई मेन कॉमेडियन बन गया, और मैं वही पड़ा हुआ हूँ। तो मुझे आया गुस्सा। मैंने सोचा काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, अच्छा बुरा। अगर वहां हम नाम कमा लेंगे, काम करने लगेंगे तो ये भी बुलाएंगे, वरना ये भी नहीं बुलाएंगे। तो मैंने गलती का एहसास हुआ, और कुछ फिल्में कुछ वल्गर बनने लगी थी, तो इसलिए इंटरेस्ट, क्योंकि फिल्में में वही करना चाहता हूँ जो मम्मी पापा को दिखाऊं तो मम्मी पापा खुश हो जाए। जी, बिल्कुल, आप फैमिली के साथ बैठ के देख सको। जी, वही फिल्में वही होनी चाहिए। बिल्कुल सही तो बात है। आजकल आजकल अच्छी फिल्में बनाने लगे हैं भोजपुरी वाले। जी, जी। अच्छा बना रहे, इसीलिए मैं वापस बहुत जल्द भोजपुरी में नजर आऊंगा। हमें चाहने अच्छा, वाले बहुत से भोजपुरी के हैं जो देखना चाहते हैं। उनके एसएमएस आते हैं, रियाज जी बहुत टाइम से आपको भोजपुरी में नहीं देखा। नहीं देखा है। फिल्में आती रहती है बार बार टीवी पे। बिल्कुल। बोला ठीक है, कोशिश करता हूँ दोबारा आने की। जी, बहुत बढ़िया। हम भी इंतज़ार करेंगे आपकी न्यू-न्यू फ़िल्म्स का। आप हमें अपडेट देते रहिया कीजिए, जी ताकि हम रेडियो हमारी आवाज़ पर बोल सकें कि हमारे रियाज़ इंडियन जी की इस मूवी पर ये मूवी आ रही है, आप ज़रूर देखें। जी जी। अच्छा, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। आप पूछे ना पूछे, जो देखिए कहते हैं कि हर इंसान के पीछे एक अकेला आदमी कहीं भी आसानी से नहीं पहुंच पाता, उसमें बहुतों का योगदान रहता है। बिल्कुल। मुंबई में हमारे जीवन में काफी योगदान, शुरुआत में काफी सपोर्ट रहा है, उनका नाम लेना चाहिए। जी, डायरेक्टर बिल्कुल। सलीम कश्मीरी जी। जी, डायरेक्टर सलीम कश्मीरी जी एक ऐसी शख्स है जिन्होंने मुझे अपने पहले उनका ऑफिस था, तो उन्होंने कहा कि काम यही है, तो ऑफिस में रहना तुम्हारा जहाँ रहते हो भाड़ा बच जाएगा, ऑफिस में रहना, जी। और सीरियल शुरू होगा, काम तो इसी में करना है। मैं बोला जैसे आप कहें। तो उनके ऑफिस, एक टाइम आया कि ऑफिस बंद करना पड़ा। ओह! फिर उन्हें मेरी चिंता हुई, तो उन्होंने कहा कि अभी तुम कहाँ जाओगे? मैं बोला सांताक्रूज में रहता था, वापस सांताक्रूज में जाऊंगा जहाँ पहले रहते थे। बोला ऐसा है, तुम्हें अभी स्ट्रगल करोगे, काम करोगे, घर पे सोना ही तो है। मैं बोला हाँ, और क्या करना है। उन्होंने मुझे अपने घर में रखा। क्या उनका बात है, बहुत बढ़िया। उनका एक लड़का एक लड़की थे, तो और मुझे मिला के उनके फैमिली मेंबर यानी 3 2 5 हो गए। उन्होंने मुझे अपने बच्चों की तरह रखा, हमेशा अपने राशन कार्ड में मेरा नाम तक डलवाया। एक बहुत, अजनबी बहुत शहर, खूब, बहुत खूब। जो मेरे परिवार खानदान से कोई दूर तक रिश्ता नहीं, ऐसे लोग बड़े नसीब से मिलते हैं। मैं बहुत, इस मामले में बिल्कुल। बहुत खुशनसीब रहा हूँ सलीम कश्मीर जी का। आज भी हमारे घर जैसा ही रिलेशन है उनके साथ। और डॉक्टर शोमा घोष जी, पद्मश्री डॉक्टर शोमा घोष जी, जिसके बारे में आपको पता भी हाँ है, जी, सोमा घोष जी। ये मैं इनका फैमिली मेंबर ही जैसा हूँ। अच्छा, वो बहुत बढ़िया। तो कहीं भी जाना हो, कुछ भी हो, तो अगर रियाज इंडियन है तो उनको कोई चिंता नहीं रहती। तो इनका भी काफी योगदान है। मतलब आपको एक बात बता दूं, जी, मुंबई शहर में मुझे करीब 20-25 सालों में
भाड़े के रूम की जरूरत नहीं पड़ी। जब जहां रहा वो मेरा परिवार बन गया। बिल्कुल। और मुझे इसी वजह से परिवार की कमियां भी बहुत कम खली, क्योंकि हमें परिवार का प्यार मिलता रहा। हम भी प्यार बांटते रहे, क्योंकि एक तरफा तो कोई चीज दुनिया में होता बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो आप दोगे वही आप पाओगे। बिल्कुल। तो नेचर वाइज भी मेरी माँ का नेचर, मेरा नेचर अच्छा वही कॉपी हुआ मेरा। तो मैं हर जगह लोगों ने मुझे प्यार किया, क्योंकि प्यार सब कुछ मिल जाता है, प्यार खुशनसीबी से मिलता है। बिल्कुल तो सही वो बोला हमें आपने। मिला। जी जी। बिल्कुल सही रियाज जी। अच्छा रियाज जी, ये बताएं, आई एम रियाज इंडियन एज ए कैरेक्टर आर्टिस्ट, इस शो के बारे में आप कुछ बताएं हमारे श्रोताओं को। कौन से शो के बारे में? आई एम रियाज इंडियन एज ए कैरेक्टर आर्टिस्ट। यस जी। तो एज ए करेक्टर आर्टिस्ट तो मैं कई फिल्में की करेक्टर ही किया है मैंने। शुरुआत में तो कुछ भी नहीं पता था मुझे, तो दिक्कतें मुझे मुझे ही पता रहता था जो भी दिक्कतें होती थी। लेकिन सामने वाले को तब पता चलता था जब मैं नहीं कर पाता। नहीं कर पाते। हाँ, तो मैंने मैंने जिंदगी में सबसे पहला सीन किया, आपको बताऊं, असरानी, अंजन श्रीवास्तव, सुधीर, एक फिरोज नाडियाडवाली की एक सीरियल थी, तो जिसमें मैं रोया करता था सट पे, मतलब दुखी कि यार मेरा सीन ही नहीं होता, मेरा बुला लेते, ऐसा है वैसा। तो एक्चुअली जब आप किसी से कोई बात करते हो तो वो नहीं सुनता, तो आप खुद से बातें करने लगते हो, ऐसा होता है। बिल्कुल। तो ऐसे सेट पे ऐसे खुद से बात कर रहा था, यार इतना हो गया, मेरा कुछ होता ही नहीं, एक सीन तो दिख जाऊं, टीवी में दिख तो जाऊं। तो एक बंदे ने सुन लिया, तो वो डायरेक्टर का खास था, तो उसने कहा एक काम करो, ये टैक्सी वाला सीन है ना, इसको बोल दो गाड़ी साफ कर। गाड़ी साफ कर, ये लोग जाएंगे, ड्राइवर बाद में आएगा, तो ऐसे करके कर लेंगे। मैं बोला चलो गाड़ी साफ करते। मेरा सीन शुरू होने से पहले ही गाड़ी साफ कर रहा हूँ, बोले तुम साफ करते रहो। मैं मारे खुशी के लगा वो आज तो टीवी पे दिखूंगा। अब वो उन्होंने कहा था वो जब असरानी जी उधर आएंगे तो तुमसे पूछेंगे कि ड्राइवर कहाँ गया, तो तुम कह देना बस अभी आ रहा है, और तुम बाल्टी लेकर चले जाना। ये सीन था। मैं बोला ठीक है। अब असरानी जी बंगलो जाते हैं, मैं साफ कर रहा हूँ गाड़ी, टैक्सी, और जाते ही असरानी जी कहते हैं, अबे अबे मैं तुझसे कह रहा हूं, कितनी देर से सुनता क्यों नहीं? बोले जी क्या है? अरे ड्राइविंग मशीन किधर है? तो मैं कंफ्यूज होता हूँ, ड्राइविंग मशीन? तो अंजन श्रीवास्तव जी बोले भाई साहब इसके कहने मतलब ड्राइवर किधर? ओहो आप बैठिए, अभी 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 आ जाएगा। तो इतने में मैं बाल्टी लेके जाता हूँ, ड्राइवर पहली फिल्म में पहले ही सीन में मुझे डायलॉग मिल गए। तो कभी कभी खुद से भी बातें करना चाहिए, दिल में जो। बिल्कुल, बिल्कुल, अपने तो दिल की बात अपने आप से करना चाहिए। हाँ, तो किसी ना किसी के जरिए आप पहुंचा देते हैं। और रही बात कि मैं तो करेक्टर आर्टिस्ट ही अपने आप को शुरू से ही महसूस करता हूँ कि मैं करेक्टर ही हो सकता हूँ। एज ए विलन भी हो सकता हूँ, एज ए हीरो में भी करेक्टर आर्टिस्ट हो सकता हूँ। मुझे मालूम है कि मैं अगर खूबसूरत भी होता, वैसे आईने में देखता हूँ मैं बहुत से हीरो को देखने के बाद कि मुझे कुछ ज्यादा भी बुरा नहीं लगता हूँ मैं। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छे हैं आप। शुक्रिया। तो मैं एज ए करेक्टर आर्टिस्ट ही मैंने हमेशा ये जहन में रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है कि एज ए हीरो आने के लिए अलग ही मामला है। या तो आप करोड़ों रुपए लगाओ, या बहुत ऊंची पहुंच हो, पहचान हो, क्योंकि यूं ही आसान नहीं है। लाखों के तादाद में लोग आते हैं चले जाते हैं, वो करेक्टर आर्टिस्ट भी नहीं बन पाते। तो इसलिए कहते हैं कि ये कुछ ना कुछ लक की बात है, तकदीर की बात। बिल्कुल। अच्छा रियाज जी, हमारे कुछ फैंस आए हैं, कुछ इनवाइटीज है जो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो अब मैं बुलाऊंगी हमारे इनवाइटीज को। तो हमारे पहले इनवाइटी हैं मिसेस रचना, जो कि बड़ौदा से हैं। बड़ौदा? जी हाँ जी। नमस्ते रियाज जी। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? जी बस आपका आशीर्वाद है, बढ़िया है सब। अरे हमारा कहाँ आशीर्वाद, ऊपर वाले का आशीर्वाद रियाज जी। हमारी तो आज खुशनसीबी है
कि रेडियो मेरी आवाज और मीनल जी ने हमें आपसे मिलने का मौका दिया रियाज जी। नहीं जी, एक ही बात है, हमें भी अच्छा लगता है। वाकई मीनल जी बहुत प्यारी हैं और बहुत बहुत अच्छा नेचर है मीनल जी का, और यही वजह है उनके नेचर ने ही आज मुझे लाइव आप लोगों के बीच लाया है। बिल्कुल, और हमें इस बात का सौभाग्य मिला कि आपसे मिल पाए हम लोग ऐसे। तो मैं थैंक्स भी कहना चाहूंगी रेडियो मेरी आवाज और मीनल जी दोनों को कि भाई रियाज जी हमारे बीच में है आज और हम उनसे डायरेक्टली बात कर पा रहे हैं। जी शुक्रिया। तो रियाज जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो आपने कॉमेडियन ही बनने का क्यों सोचा? वेरी गुड। प्रोफेशनल ऐसा क्यों चुना कि भाई आप एक लोगों को खुश करें, उसके अलावा भी आप कुछ और कर सकते थे शायद। जी, बिल्कुल सही। आपका सवाल मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि अगर आप सवाल ये नहीं करते तो शायद मैं बता नहीं पाता। सबसे पहली बात कि मेरी एजुकेशन बहुत कम, पढ़ाई, और कोई भी अच्छी जॉब के लिए पढ़ाई। हेलो हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ जी, कोई भी अच्छे जॉब के लिए अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर अच्छी पढ़ाई नहीं है तो टेबल के नीचे से देने वाला मामला होना चाहिए, ठीक है। दोनों चीजें नहीं थी मेरे पास, तो मैंने सोचा जीवन में कुछ तरक्की करना है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कॉमेडी की पहले सोची, मैंने काफी काम किया। मैंने रिक्शा चलाया, मैंने लॉटरी बेचा, हमने खिलौने बेचे, हमने जहां जो काम मिला करता गया। लेकिन मैंने सोचा इस तरह से कब तक चलेगा, जीवन में कुछ अलग करना था मुझे। ऐसा नहीं कि घर में परिवार में भूखमरी नहीं थी, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ तभी कर पाऊंगा जब मैं कुछ कर पाऊंगा। तो मैंने सोचा एक बॉलीवुड एक ऐसी जगह है। अच्छा, सबसे पहले बॉलीवुड मुझे इसलिए पसंद आया क्योंकि यही एक ऐसी इंडस्ट्री है, ऐसी जगह है जहां पर आप काम मांगने जाओ तो लोग ये नहीं पूछते कि आपकी पढ़ाई डिग्री कितनी है, आप कौन से धर्म से हैं। तो ये सबसे अच्छी बात रहती, जो भी है आता है वेलकम होता है उसका। तो मैंने सोचा हिंदी मुझे इतनी आती है कि मैं डायलॉग पढ़ सकता हूँ, डायलॉग पढ़कर बोल सकता हूँ। तो मैं सोचा एक कोशिश करना क्या जाता है, और सच्ची मेहनत और लगन से हमने कोशिश की। कोशिश में आप लोग के आशीर्वाद से ऊपर वाला ने इतनी कामयाबी दे दी मुझे कि मुझे फिर इसी को चुनना पड़ा। काम मिलने लगा मुझे, अच्छे लोग मिल गए आपके आशीर्वाद से कि अच्छे लोग मिले, अच्छे लोग टकराए। इस वजह से आज कॉमेडियन, और फिर कॉमेडी करना ज्यादा पसंद है क्योंकि हमसे कोई दुखी नहीं होगा। बिल्कुल, वो खुश होगा, दुखी नहीं होगा, और किसी को खुश करना इससे बड़ा पुण्य का काम क्या होगा। बिल्कुल 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 ऐसे बिल्कुल बिल्कुल। सारी चीजें नहीं अवेलेबल है, धन से सारी चीजें नहीं। बहुत से परिवार मैंने देखा है धन इतना है, इतना धन है कि पति का मुंह उधर है, पत्नी का इधर है। मैं आपसे दूसरा सवाल पूछना चाहूंगी कि ये आप आज इतने जाने माने कलाकार हैं, तो आप सोसाइटी को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से और अपने ही मिमिक्री स्टाइल में? बाबा, आप बड़ौदा से हो, मैं वहां कई बार शो कर चुका हूँ, मुझे मालूम है आप ऐसे सवाल करोगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक कोरोना चल रहा है, रोना मगर कम रोना, घर में रहना, बाहर कोरोना है, समझे कि नहीं? थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया ऐसे। बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके, और रेडियो मेरी आवाज को तो मैं बहुत बड़ा थैंकफुल देना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया, और मीनल जी को भी कि भाई आज वो हमें यहाँ तक लेके आए हैं ऐसे। थैंक यू। मीनल जी बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत से जैसे हम कलाकार हैं, यही एक जरिया होता है कि हम, क्योंकि 100 लोगों को एक साथ हम रिप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन इस जरिए से मैं हजारों लोग को जवाब दे देता हूँ जो वो सवाल करना चाहते हैं, बिल्कुल तक पहुंच नहीं पाते, और वो जरिया बन रही है मीनल जी। तो रेडियो की आवाज में वाकई बहुत अच्छा काम कर रही है, और ये बहुत बड़ा अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जी भी
आपके जो अगले फैन हैं जो आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं और इन्होंने बहुत कुछ लिखा भी है आपके लिए, वो खुद ही पढ़ के सुनाएंगी, जिनका नाम है विभा जी। विभा जी कनेक्ट कीजिए। विभा जी, हो, अच्छा, जिसका इंतजार कर रहे थे। जी, हम इंतजार कर रहे थे विभा जी का। नमस्कार, माफ कीजिएगा, ये मैंने नया लगाया ताकि आपको आवाज साफ पहुंच सके और ये ऑन नहीं था। शुक्रिया, नमस्कार। आपने नमस्कार किया, जवाब देता हूँ। और विभा जी, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। आज की इस दुनिया में अजनबी घर वाले ही एक दूसरे को देखकर नहीं मुस्कुराते, एक दूसरे को नजर, अजीब सा। पहली बार तो ये साल भर से लोग इतना दुखी हो गए कोरोना की वजह से। अब कोरोना की वजह से दुख तो है, सभी को है, लेकिन इसमें बड़ी कंफ्यूजन है। कोई कहता है, कोई कहता नहीं है, और कुछ लोग गुस्से में कहता है तो सामने लाओ। अजीब अजीब चीजें हो रही है, लेकिन ऐसे हालात में भी हम लोग हिम्मत से काम कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे का। ये बहुत अच्छा है कि अपना ख्याल रखिए। तो ऐसे में भी देखिए, कहाँ आप कहाँ हम, और देखिए मीनल जी ने मिला दिया आपसे हमको। जी हाँ, इसके लिए मैं मीनल जी, रेडियो मेरी आवाज की बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये चुन चुन के मोती ला रही हैं कला के क्षेत्र से, चुन चुन के मोती ला रही है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आपसे इस तरह मैं रूबरू होकर। जी, आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगी। ये इतनी अच्छी कवित्री हैं, ये जो अपने शब्द यूज कर रही हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन कवित्री हैं। बातों से भी काफी अंदाजा हो जाता है जी। और तो मेरा ये सारे सवाल तो, सारी शंकाएं इन्होंने खत्म कर दी हैं। मीनल जी ने बहुत ही अच्छे, बहुत ही परिपक्व, मैच्योर सवाल पूछे हैं। और आपका जो इंटरव्यू था वो बहुत ही इंस्पायरिंग रहा है, बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग रहा है। और अब आत्मविश्वास से आप भरे हुए हैं, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आपने जो अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताई, उसके साथ अपना संघर्ष बताया, और सिर्फ प्रेम और मित्रता और दूसरे पे आपने विश्वास किया और सबने आप पर विश्वास किया, इस चीज की वजह से आप आगे बढ़े। तो ये इंटरव्यू मैं जरूर अपने बच्चों, मेरे भतीजे भतीजी, जो जनरेशन है उसके साथ मैं शेयर करूंगी। बहुत ही इंस्पायरिंग इंटरव्यू रहा। तो नहीं, बात वही है विद्या जी, ऐसा है ना कि मैं मानता हूं कि धन के बिना कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन धन बहुत हो जाए और प्यार ना हो तो उसके प्यार बिना भी धन क्या करें, कुछ नहीं। बिल्कुल सही। तो इसलिए धन हमारी जरूरत है, लेकिन प्यार जिंदगी है। बिल्कुल सही। अच्छा लगा आपसे बात करके। बिल्कुल। और अब ये मैं, आपने भोजपुरी फिल्मों की बात कही तो मैं साइड में नोट करती जा रही थी, मैं आपको क्या बोलूंगी कि आपने कहा कि भोजपुरी फिल्मों में थोड़ा सा स्तर उसका नीचे हो गया था और अब फिर अच्छी फिल्में बनेंगी। तो मैंने एक कमेंट लिखा था कि जिस जमाने में नासिर हुसैन जी फिल्में बनाया करते थे और वो, तो जब आप भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ रहे हैं तो आप उस जमाने को वापस लाइए। आपके हाथ में बहुत कुछ है, बहुत शफा है, बहुत ये है, हुनर है आपके पास, लोग आपको बहुत मान रहे हैं। तो आप उस जमाने को वापस लाइए ताकि मैं भी अपने बच्चों के साथ बैठ के भोजपुरी फिल्म दिखाऊं और वो कहेंगे कि माँ तुम ये देख रही हो भोजपुरी के नाम पे, ऐसा ना हो। जी जी, नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, और मेरी भी सोच वही है। मैं भी लोगों को यही कहना चाह रहा हूँ कि भोजपुरी बहुत प्यारी और मीठी जुबान है और बहुत अच्छे कल्चर है। बहुत अच्छा कल्चर, जो अच्छा कल्चर देखने के लिए हम शहर वाले जाते थे, उसे तुम पर्दे पे कुछ और दिखा रहे हो, तो ये इसका असर बुरा पड़ता है। तो अभी नजीर हुसैन साहब इतने बड़े एक्टर थे, मैंने उनके लड़के की एक फिल्म की, लागी ऐसी लगन। उन्होंने बिल्कुल, नजीर हुसैन साहब पुराने जमाने वाली फिल्म बनाई, गाजीपुर में शूटिंग की हमने, लागी ऐसी लगन। यूट्यूब पे भी होगा, कभी आप देख लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर। उसी फिल्म की वजह से मेरी दोबारा आने की इच्छा हुई। आपने कहा है तो मैं जरूर देखूंगी। मैंने बरसों से भोजपुरी फिल्म नहीं देखी, कभी कभी टीवी पे आता था तो आधी देखने के बाद बदल देना पड़ता था। जी जी, नहीं, अभी लोग अच्छा भी कर रहे हैं। और वही देखिए, आप कुछ भी कर लो, चीजें हम हिंदुस्तान में वही पसंद करते हैं जैसे हम होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमारे इर्द गिर्द की चीजें दिखाओ, हमें परिवार दिखाओ कैसा होता है, घर द्वार दिखाओ, ये सब होना चाहिए। लंदन अमेरिका जब जाएंगे तब देखेंगे, फिल्मों के जरिए सबको मत बताओ। तो मेरा ये सवाल है कि आजकल मार्केटिंग का जमाना है, व्यावसायीकरण हर चीज का हो रहा है,
तो लोग स्त्रियों के कपड़े पहन रहे हैं, अपनी वेशभूषा बदल रहे हैं, कोई बुआ कोई दादी के नाम पर अपने कॉमेडी कर रहा है, एक ट्रेडमार्क बन जा रहा है। तो आप या और भी जो आपके प्रिय मित्रों के आपने 2 नाम बताए हैं, तो आप लोगों ने ये ऐसा कुछ ट्राई क्यों नहीं किया? अच्छा, इस टाइप के करने के लिए ना नहीं, बिल्कुल आपने ही नहीं, कई लोगों ने ऐसे सवाल किया है और उसकी तैयारी चल रही है, उसकी कोशिश चल रही है। सुनील जी भी कोशिश कर रहे हैं, एहसान जी भी कोशिश कर रहे हैं। और फिर चक्कर क्या है ना, एक स्टैंड अप का मामला अलग होता है और वो जो बुआ जी और ये जो बनते हैं ना, वो अलग चीज है, वो प्ले टाइप का हो जाता है। और हम लोग क्या, स्टैंड अप बोलो तो माइक आगे और खड़े होकर शुरू हो गए बातचीत, पति पत्नी की बातें, इनकी बातें, उनकी बातें, ऐसी बातें। तो उसमें और उसमें दोनों में फर्क है। तो आदत पड़ी हुई स्टैंड अप करने की, तो जब वो करने लगेंगे तो स्टैंड अप कौन करेगा, ये भी बात भी है। बहुत अच्छे। और मैं आपको बता दूं कि यही बात, ये जो पवित्रता है आपके कला की, कि आप अपने तरीके से एक अपने व्यक्तित्व से इंटरेक्ट कर रहे हैं पब्लिक के साथ सीधे सीधे, कोई छद्म वेश धारण करके, कोई दूसरा वेश बदल के नहीं आ रहे हैं। यही चीज आपको ऊपर ले जा रही है, यही आपकी क्लियरिटी है, यही क्लियरिटी जो है। हाँ। आपका अपना, जब आप स्टेज पे आ रहे हैं तो आपका अपना व्यक्तित्व सामने है। ये बात मुझे हमेशा से पसंद थी। और कल जब मीनल जी ने कहा तो मैंने पूरे आपके वीडियोस देखे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी छद्म वेश धारण करके व्यावसायीकरण की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने कहीं कोई वीडियो नहीं देखा। ठीक है, आप फिल्म बनाएंगे, डिमांड होगा, वो ठीक है, पर स्टेज पे आप सामने इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत से लोग जो हैं, परिवार के लोग हैं, अपने बच्चों को क्यों मना करते हैं फिल्मों में जाना, बेटा नहीं, गंदी बात, फिल्मों में नहीं जाना, ये नहीं करना। क्यों? क्योंकि आप अच्छी चीजें बनाओगे तो उसकी तारीफ होगी, बिल्कुल, तब सभी लोग कहेंगे हाँ बेटा अच्छा है, करो। तो बहुत से लोग हैं, कुछ लोग, लेकिन वो आते हैं फिर चले जाते हैं, क्योंकि सच्चाई जो है, ईमानदारी और अच्छाई, ये सदा के लिए जी। और वो है, इसी वजह से दुनिया टिकी हुई। जिस दिन आप वो खत्म हो जाएगा तो फिर ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं है कि सभी बुरे नहीं हैं, तो बहुत अच्छे लोग हैं। मुझे जीवन में तो बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले हैं, दोस्त अच्छे मिले, जो भी रिश्ते बने, मेरे परिवार में कम हमारी पहचान होगी, बाहर जो भी रिश्ते जहां भी बने, बहुत प्यार मिला मुझे। मैं तो ऊपर वाले का थैंक गॉड कि कहीं मेरे साथ कोई गलत नहीं हुआ। हर धर्म के लोग मुझसे प्यार करते हैं जी। और सही बात, यही बात मैं कहना चाहूंगा कि हम हो, आप हो, एक ही हैं। आप भी प्यार के भूखे हो, हम भी प्यार के भूखे हैं। आप भी कुछ कोई तकलीफ हो, हमें भी तकलीफ होती, लेकिन क्या है, इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। हम लोग एक दूसरे को भले ही अलग अलग नामों से जाने, लेकिन सबसे बड़ा धर्म है वो मोहब्बत है। देखिए, जानवरों में भी, जानवरों को इंग्लिश कोई मीडियम में नहीं भेजना पड़ता, लेकिन मोहब्बत की भाषा उनको भी समझ में आती है। बिल्कुल। तो ऐसी भाषा हमें सीख लेनी चाहिए, जिसके लिए शब्दों की जरूरत ना पड़े। बहुत अच्छे से जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ रेडियो मेरी आवाज की ओर से मैं मीनल आपसे दोबारा मिलने का वादा लेकर आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करती हूँ और आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और मेरे सारे इनवाइटीज का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने टाइम निकाला और आए हमारे रियाज जी से मिलने के लिए, रियाज जी से गुफ्तगू करने के लिए। और रियाज जी का तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने इतना वक्त निकाला और हमें इतनी सारी आवाजें सुनाई हैं, बहुत सारी। मैं जाते जाते दर्शकों के लिए इतना कहना चाहूंगा कि आप की इच्छा कभी जीवन में कुछ भी हो तो कभी भी हिम्मत मत हारिए। हिम्मत हारने वालों के साथ खुदा और भगवान भी साथ छोड़ देता है। अगर हिम्मत नहीं हारेंगे तो वो कहीं ना कहीं मजबूर होकर आपको साथ देगा। और आंखों में सपने जरूर देखिए, आप सपने देखना बंद मत करिए। जब तक आप सपने देखोगे तब तक जीवन हरा भरा रहेगा। इसीलिए एक शेर है कि कशिश दिल की हर चीज भुला देती है, कशिश दिल की हर चीज भुला देती है, बंद आंखों में भी सपने सजा देती है। इसलिए सपनों की दुनिया जरूर रखना, क्योंकि हकीकत तो अक्सर रुला देती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत। नमस्कार जी, नमस्कार।